हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल डेवऑप्स टेक स्टैक। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटायरली डॉकर के बारे में। तो इसमें मैं डॉकर का फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टिल द एंड सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप बिगनर हो टू द डॉकर वर्ल्ड तो सारा कुछ मैं एज अ बिगनर भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल परफॉर्म द एंड टू एंड प्रोजेक्ट ऑल्सो, जहाँ पे हम एक पाइथन और माई सीक्वल कंटेनर के फॉर्म में रन करेंगे और उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनाएंगे। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रियल टाइम में डॉकर कैसे काम करता है एंड हाउ डॉकर प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का प्रोसेस। ओके, so without any further delay, let's quickly get started. सबसे पहले what is docker and what is container, then the difference between docker and virtual machines. इसके बाद हम बात करेंगे how to install docker on various linux platforms. इसके बाद all about the docker commands, जितने भी docker के mandatory commands होते हैं जो आपको आने चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे. एंड देन हाउ टू डिबग अ कंटेनर, अगर कोई कंटेनर आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो तो कैसे आपको लॉक चेक करना है, ये सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगी. एंड देन उसके बाद हाउ टू बिल्ड योर ओन डॉकर इमेज एंड पुश इट टू डॉकर हब. यहाँ पे आप प्राइवेट रजिस्ट्रीज लाइक ऑन द AWS वी हैव ECR, उसको भी आप यूज कर सकते हो. प्रोसेस जो होगा वो सेम होगा, बट इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं डॉकर हब पे पुश करके आपको दिखाऊंगी इमेज कैसे पुश करना है. देन उसके बाद हाउ टू डिप्लॉय पाइथन एप्लीकेशंस यूजिंग द डॉकर कंटेनर. हम अपना खुद का एक वेब एप्लीकेशन कोड लिखेंगे यूजिंग पाइथन, दैट इज वेरी इजी. और उसको हम इमेज एक क्रिएट करेंगे और सर्वर्स पे डिप्लॉय करेंगे. ये कैसे करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. उसके बाद हम बात करेंगे कैसे आप डॉकर कंपोज का यूज कर सकते हो और एंड मोर देन वन कंटेनर आप एक कमांड से कैसे रन कर सकते हो. एंड देन हाउ यू कैन परसिस्ट द डेटा ऑन द डॉकर, दैट इज डॉकर वॉल्यूम्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेनर होता क्या है. कंटेनर आर द वे टू पैकेज एप्लीकेशन with all the configuration and dependencies to allow it to run on any machines. कंटेनर क्या होता है, एक तरीका है जिससे आप एप्लीकेशन के सारे कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंडेंसीज, सारा कुछ को आप पैकेज कर सकते हो एक सिंगल पैकेट में, ताकि आप उसको किसी भी मशीन पे रन कर सको. आप क्या अगर विंडोज मशीन यूज करते हो, लिनक्स यूज करते हो, मैक यूज करते हो, कोई भी मशीन आप अगर यूज करते हो, सारे पे प्रोसेस सेम होगा कंटेनर को रन करने का. सिर्फ पैकेज को आपको क्रिएट करके देना है और डिफरेंट टीम मेंबर्स के बीच में आप शफल कर सकते हो, सारे लोग उस पर्टिकुलर पैकेज को यूज कर सकते हैं. सो व्हाट इज कंटेनर? दिस इज जस्ट अ वे टू पैकेज दिस एप्लीकेशन. ओके, पैकेज जो होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं एंड इट कैन इजीली बी मूव्ड अराउंड बिटवीन वेरियस टीम्स. अगर कोई डेवलपमेंट टीम है, अगर आपके पास कुछ ऑपरेशंस टीम्स है, कोई डेवऑप्स की टीम है, सारों के बीच में आप इस पर्टिकुलर पैकेज को मूव कर सकते हो. सारे लोग इस सेम पैकेज को यूज कर सकते हैं. ओके, जस्ट लाइक हाउ यू शेयर द कोड ऑन द गिटहब. ओके, तो कंटेनर मेक्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट मोर एफिशिएंट एंड मोर फिजिबल ऑल्सो. एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप कंटेनर में सारा कुछ एप्लीकेशन रन करते हो. तो आपका जो डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस होता है वो बहुत इजी हो जाता है, एरर का चांसेस कम हो जाता है. एंड देन उसके बाद आपका टाइम भी कम कंज्यूम होता है, आपके डेवलपर और डेवऑप्स टीम के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती है, ये सारा कुछ मिनिमाइज हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे मैंने सेम चीज एक्सप्लेन किया है. अगर आपके पास डेवलपमेंट यूजर है, कुछ आपके पास ऑपरेशन यूजर है, तो अगर आपने एक पैकेज बना रखा है, अगर कंटेनर के फॉर्म में आपने एक पैकेज क्रिएट किया, तो वो पैकेज को आप शेयर कर सकते हो बिटवीन मल्टीपल मेंबर्स ऑफ द टीम. ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कंटेनर रिपोजिटरी के बारे में. अभी तक मैंने ये बोला कि आपको एप्लीकेशन को पैकेज करना है. अब आप पैकेज कर लिया, अब आपको शेयर करना है टीम मेंबर्स के बीच में. तो आप कहीं तो वो पैकेज को रखोगे, तो वो पैकेज हम कहाँ रखेंगे? दैट इज ऑन द कंटेनर रिपोजिटरी. इट इज यूज टू स्टोर, शेयर एंड एक्सेस कंटेनर इमेजेस एज द पैकेजेस आर पोर्टेबल. आगे चल के मैं आपको बताऊंगी डॉकर इमेज क्या होता है एंड डॉकर कंटेनर क्या होता है. बस अभी के लिए आप जान लो कि पैकेजेस को हम स्टोर करते हैं ऑन द कंटेनर रिपोजिटरी. कंटेनर रिपोजिटरी भी दो तरह के होते हैं, या तो प्राइवेट रिपोजिटरी या तो पब्लिक रिपोजिटरी. प्राइवेट रिपोजिटरी में कोई ऑथेंटिकेशन की आपको जरूरत पड़ती है, आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है विद दैट पर्टिकुलर रिपोजिटरी. AWS में जैसे एक ECR सर्विस है जो कि रिपोजिटरी है, यहाँ पे AWS ने ऑफर किया है, यहाँ पे आप अपने सारे पैकेज को रख सकते हो. सिमिलरली पब्लिक रिपोजिटरी होता है, दैट इज डॉकर हब. यहाँ पे आपको सारे इमेजेस वैसे मिलेंगे या सारे पैकेजेस वैसे मिलेंगे जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल है. इसको पुल करने के लिए अपने मशीन पे आपको किसी भी तरह के ऑथेंटिकेशन का जरूरत नहीं होगा. जैसे मैं आपको साइट दिखाती हूँ डॉकर हब का, ये है डॉकर हब की साइट. ओके,
यहाँ पे मैंने एक अकाउंट अपना क्रिएट करके रखा है। अगर अभी के लिए आपको कोई अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे माईएसक्यूएल सर्च किया, यहाँ पे माईएसक्यूएल पैकेज को अगर हमने सर्च किया, तो आप देखोगे कि ये इतने सारे माईएसक्यूएल रिलेटेड आपको पैकेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला जो पैकेज है ये माईएसक्यूएल का, ये माईएसक्यूएल कम्युनिटी मेंटेन करती है। जितने भी आपके पास ओपन सोर्स टूल्स अवेलेबल है मार्केट पे, मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी ओनली दे प्रोवाइड द डॉकर इमेज और या फिर पैकेज आपको जो होता है वो देती है। ठीक है, जब तक कि आप अपना इमेज बिल्ड नहीं कर रहे हो, कोई आप अपना कोड नहीं लिख रहे हो, तो आप पब्लिकली जो एक्सेसिबल इमेज है उसको भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने माईएसक्यूएल यहाँ पे सर्च किया, तो ये माईएसक्यूएल का इमेज होगा। जस्ट आपको पुल करना है अपने पर्टिकुलर मशीन पे और आपका माईएसक्यूएल जो है वो आपके मशीन पे चलने लगेगा। आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। ये आगे चल के मैं आपको जब प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगी वहां पे भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए बस आप इतना जान लो कि जितने भी इमेजेस या जितने भी पैकेजेस हैं वो आप किधर एक रिपोजिटरी पे रखते हो। तो ये वाला जो है वो पब्लिक रिपोजिटरी है जहाँ पे मैंने रखा है माईएसक्यूएल का इमेज। ओके, इसके बाद सेम यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन के पैकेजेस जैसे पाइथन के, जावा के या फिर माईएसक्यूएल या मारियाडीबी, जितनी भी पैकेजेस है वो प्लेस्ड होते हैं एक सेंट्रल रिपोजिटरी में। ओके, एंड डोंट वरी, सारा कुछ हम प्रैक्टिकल लैब जब अभी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एक चीज मैं करके आपको दिखाऊंगी तो ये ज्यादा आपको क्लियर होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि जब कंटेनर का कॉन्सेप्ट नहीं था तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता कैसे था। ठीक है, उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम था जिसको कंटेनर जब आया मार्केट में उसने रिजॉल्व किया। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास दो तरह के मशीन है। ओके, कुछ डेवलपर और डेवऑप्स टीम है जो कि मैकबुक यूज कर रहे हैं, कुछ डेवलपर डेवऑप्स टीम है जो कि लिनक्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, कुछ डेवलपर डेवऑप्स टीम है जो कि विंडोज यूज कर रहे हैं। और सारे लोग ने अपने मशीन पे क्या डिप्लॉय किया है, पाइथन वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो प्रॉब्लम क्या होता है कि कंपैटिबिलिटी ऑफ ईच एप्लीकेशन विद द अंडरलाइंग ओएस। मान लो कि कुछ जो, अगर आप पाइथन वेब एप्लीकेशन रन करते हो तो उसके लिए एक डिपेंडेंसी होता है दैट इज फ्लास्क मॉड्यूल। तो ये फ्लास्क मॉड्यूल का लेटेस्ट वर्जन काम कर रहा है मैकबुक के मशीन पे, बट वही लेटेस्ट वर्जन आपको विंडोज के मशीन पे काम नहीं कर रहा है। तो ये अंडरलाइंग ओएस के बेसिस पे आपको एप्लीकेशन का डिपेंडेंसीज आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो। एंड देन नेक्स्ट है कि कंपैटिबिलिटी ऑफ ईच एप्लीकेशन विद द लाइब्रेरीज एंड डिपेंडेंसीज ऑफ द ओएस। सारा कुछ आपको वन बाय वन कॉन्फ़िगर करना पड़ा है। कोई अगर कॉन्फ़िगरेशन पाथ भी डिफरेंस हो सकता है। मान लो लिनक्स में हर चीज जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल से वो वैर लिब से लेना होता है, विंडोज में कुछ और पाथ से आप ले रहे हो, तो ये पाथ का अगेन कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड आपको इश्यूज आ जाएगा। सारा कुछ आपको एक एक करके रिजॉल्व करना होगा बेस्ड ऑन योर ओएस। मतलब सेम स्टेप्स आपके हर मशीन पे काम नहीं कर रहे हैं, ये आपको एक प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, In case of application upgrade, you need to recheck compatibility with the underlying OS. मान लो आपने एक एप्लीकेशन का वर्जन तो इंस्टॉल कर लिया, सारा कुछ रन भी होने लगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप अपना एप्लीकेशन अपग्रेड करोगे अगेन आपको सारा कुछ रीचेक करना पड़ेगा कि फिर से वो कोई इशू तो नहीं आ रहा है। या मान लो नेक्स्ट टाइम फिर से इशू आ गया मैक वाले सिस्टम पे और विंडोज पे सही चल रहा है, तो इस तरह के भी इश्यूज आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो setting up the entire application involves lot of manual process and the chances of error is huge. Okay, एंड दिस इज बैड फॉर अस बिकॉज आपका जो पूरा डिले हो रहा है एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ये इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। ओके, तो अब जब हमारे पास कंटेनर आ गया तो हम एप्लीकेशन डेवलप कैसे करते हैं। एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज आर नाउ नॉट डायरेक्टली इंस्टॉल्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, कंटेनर हैज इट्स ओन आइसोलेटेड इन्वायरमेंट। अब क्या होता है कि एप्लीकेशन डिपेंडेंसी जो होता है वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे इंस्टॉल नहीं करते हो, अब आप एप्लीकेशन लेवल लेयर पे काम करते हो। ये आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, मान लो यूजर का सिस्टम कुछ भी हो सकता है, मैक, लिनक्स, विंडोज, कुछ भी होगा। आप उसमें एक कंटेनर रन करोगे और वो कंटेनर का अपना आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होगा, उनका आइसोलेटेड फाइल सिस्टम होगा, एंड देन उसकी अपनी नेटवर्किंग होगी, सारा कुछ वो खुद का होगा। हालांकि वो प्लेस्ड है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे या आपकी लोकल मशीन पे, बट वो खुद में एक वर्चुअल आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है जिसको आपके मशीन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, package will have all the dependencies and you can run the package on any local machine। जो मैंने प्रीवियस के स्लाइड्स में आपको बताया कि पैकेज के अंदर सारे डिपेंडेंसीज, सारे कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ प्लेस्ड होता है। तो वो पैकेज को जस्ट आपको अपनी मशीन पे पुल करना है और आपका कंटेनर बन के तैयार हो जाएगा। ओके, next is we just need to know one command to install the application on several machines. Even more than one version of application can run on the same machine. Okay, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ आपको एक कमांड पता होना चाहिए जिससे आपका
पैकेज जो है वो पुल होगा आपके होस्ट मशीन पे। अगर आप चाहते हो कि MySQL का 2 वर्जन आप एक ही साथ रन करना चाहते हो एक ही मशीन पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आपको। आप मोर देन 1 वर्जन ऑफ द MySQL रन कर सकते हो एक मशीन पे, कोई भी डिपेंडेंसीज का इशू नहीं आएगा। अगर मान लो कभी-कभी क्या होता है कि आप अगर 2 वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हो अपने सिस्टम पे, डिपेंडेंसीज की वजह से सेकंड वाला जो वर्जन है वो बोलेगा कि पहले फर्स्ट वाले वर्जन को रिमूव करो कंप्लीटली, देन ओनली यू कैन इंस्टॉल द सेकंड वर्जन। बट इस तरह का कोई प्रॉब्लम कंटेनर में नहीं आता है। आप मोर देन 1 MySQL का वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो अपने पर्टिकुलर मशीन पे, डिपेंडेंसी रिलेटेड इश्यूज आपको नहीं आएंगे। ओके, देन बिफोर कंटेनर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट कैसे होता था? तो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए क्या होता था कि आपके पास डेवलपर टीम है, राइट? तो डेवलपर टीम ने एप्लीकेशन का कोड लिखा, सारे उसने आपको एक जार फाइल बिल्ड करके दिया और बोला कि अब आप अपने मशीन पर डिप्लॉय कर दो, ये चल पड़ेगा। तो अब उस जार फाइल को चलाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, या क्या डिपेंडेंसीज या क्या बाइनरीज इंस्टॉल होना चाहिए आपके सर्वर पे, ताकि वो जार फाइल आपका चल सके। तो इस तरह का जो भी डिपेंडेंसीज है वो सारा कुछ डेवलपर टीम ने आपको एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में एक मैनुअल में लिख के दिया, ठीक है? अब ऑपरेशन टीम उस मैनुअल को पढ़ेगा, कुछ चीजें उसको समझ में भी नहीं आएगी क्योंकि वो डेवलपर बैकग्राउंड से है नहीं। ओके, तो फिर से वो डेवलपर टीम से पूछेगा कि ये इश्यूज मुझे आ रहे हैं, अब इसका क्या रिजोल्यूशन है। तो ये एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस जो है उसका टाइम डिले कर रहा है, राइट? तो operation team will follow the manual shared by the developer team and configure servers to deploy the application. तो इसके कॉन्स क्या क्या हैं आपके पास? मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डेवलपर एंड ऑपरेशन टीम, मैनुअली कॉन्फ़िगर ईच ऑफ द सर्वर, अपग्रेडिंग द एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। ओके, तो बिफोर कंटेनर जब आप एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करते थे तो ये इश्यूज आपको आते थे बिटवीन द डेवलपर एंड ऑपरेशन टीम। लेकिन अब क्या हो रहा है आफ्टर कंटेनर, जब हम यूज अप करते हैं तो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट बहुत ईजी हो गया है। क्यों ईजी हो गया है? क्योंकि अब जो आप पैकेज क्रिएट कर रहे हो उस पैकेज में आपने सारा कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया, सारे आर्टिफैक्ट्स डाल दिए। आर्टिफैक्ट्स इन द सेंस आपने जो जार फाइल बिल्ड किया होगा, या फिर आपके जो एप्लीकेशन कोड का जितना भी कोड है वो सारा आर्टिफैक्ट कंसिडर होगा। देन ऑल द डिपेंडेंसी, जैसे पाइथन वेब एप्लीकेशन चलाने के लिए फास्ट मॉड्यूल इज द डिपेंडेंसी, तो सारा कुछ डिपेंडेंसी भी आप उस पैकेज में रख रहे हो। ये सारा कुछ हम लैब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? Now developer and operation team can work together to deploy the application. No extra configuration is required on the servers where application will be deployed except the Docker runtime which is used to run the container. तो अब क्या हुआ कि अब डेवलपर एंड ऑपरेशन टीम अब साथ में काम कर रही है। जितने भी डिपेंडेंसीज, कॉन्फ़िगरेशन या आर्टिफैक्ट्स थे, सारा कुछ वो पैकेज में उन्होंने प्लेस करके रखा है। अगर उस पैकेज में कुछ मिस है तो वो डेवलपर टीम भी ऐड कर सकता है, ऑपरेशन टीम को पता है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन आपको सर्वर पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको सर्वर पे इंस्टॉल करना है डॉकर रन टाइम, क्योंकि डॉकर ही रिस्पॉन्सिबल है जो कि कंटेनर को रन करेगा। ओके, फाइन। Now the next topic is explaining the container with Python web application. यहाँ पे मैंने क्या शो किया है कि अगर आपके पास Python web application जो आपने लिखा है, जिसका कोड लिखा है डेवलपर टीम ने, उसका आप चाहते हो इमेज क्रिएट करना चाहते हो, तो इमेज बेसिकली क्या होता है, इसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं। पहला लेयर हमेशा क्या होता है, कोई भी लिनक्स बेस इमेज होता है। मोस्टली अल्पाइन बेस इमेज हम यूज करते हैं क्योंकि वो लाइट वेट होता है, कम से कम उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप जो है बेस इमेज डालोगे, उसके टॉप पे आप कोई भी डिपेंडेंसीज जो आपके पर्टिकुलर पाइथन वेब एप्लीकेशन को चाहिए, जैसे फ्लास्क मॉड्यूल चाहिए, तो उसका आप यहाँ पे एक लेयर डालोगे। देन उसके टॉप पे आप लिखोगे फाइनली वो कमांड जिससे आपका पाइथन वेब एप्लीकेशन रन होगा। तो इस तरह से लेयर्स ऑफ इमेजेस से आपका एक इंटायर इमेज बनता है। And then the Docker containers are the ready applications created from the Docker image. तो Docker image basically क्या हुआ, एक पैकेज हुआ। उस पर्टिकुलर Docker image में सारे कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंडेंसीज, आर्टिफैक्ट, सारा कुछ आप उस इमेज के अंदर डालोगे। और जब आप इमेज से कोई रन करते हो, कोई एप्लीकेशन रन करते हो, तो वो एप्लीकेशन रन होता है इन द फॉर्म ऑफ Docker container. Okay, this layers of images will help to finally deploy the application in the container. Okay, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल डॉकर। तो जितना कुछ भी हम लैब अभी परफॉर्म करने वाले हैं, सारे कुछ हम EC2 इंस्टेंस ऑन द AWS क्लाउड वहाँ पे हम करने वाले हैं। तो उसी पर्टिकुलर मशीन पे या उसी EC2 इंस्टेंस पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉकर इंस्टॉल करेंगे ताकि सारे कमांड्स को हम प्रैक्टिकली देख सके। ओके, तो ये है हमारा AWS क्लाउड का UI।
अगर आपने AWS क्लाउड पे अकाउंट नहीं बना रखा है तो आप DevOps बूटकैम्प प्लेलिस्ट का वीडियो चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे आपको AWS क्लाउड पे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने वहाँ पे बता के रखी है। आपको सिर्फ EC2 सर्विस पे जाना है, ये उसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे क्लिक करो लॉन्च इंस्टेंस पे। ओके, यहाँ पे हम कुछ नाम डाल देते हैं, डॉकर डेमो। ओके, देन यहाँ पे मैं सेलेक्ट करी हूँ उबंटू AMI। मैं चाहती हूँ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो वो उबंटू बेस्ड हो। ओके, देन T2.micro मैं इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट कर रही हूँ। देन उसके बाद हम की पेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज DevOps-Tech Stack। ओके, आप अगर की पेयर नहीं आपके पास क्रिएटेड है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो क्रिएट न्यू की पेयर। ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। हम अपने लोकल मशीन से यूजिंग द SSH इस पर्टिकुलर मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन बाकी चीजें मैंने डिफॉल्ट छोड़ी है। इसके बाद मैं सेलेक्ट कर रही हूँ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप क्यों? क्योंकि मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करके रखा है डॉकर SG। यहाँ पे मैं सारे TCP पोर्ट्स को अलाउ कर रही हूँ, 22 पोर्ट को भी अलाउ कर रही हूँ। ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हम अपना पाइथन वेब एप्लीकेशन भी डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, MySQL भी डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो सारे अलग अलग पोर्ट्स पे चलेंगे। तो एक्सप्लिसिटली भी आप बता सकते हो कि क्या क्या पोर्ट आपको अलाउ करना है, लेकिन अभी के लिए मैंने सिर्फ सारा ही पोर्ट अलाउ करके रखा है। ओके, मैं आपको शो भी करती हूँ। फाइनली क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। अब वेट करते हैं जब तक ये मशीन अप नहीं होता है। ओके, अभी आप सेलेक्ट करो, यहाँ सिक्योरिटी पे जाओ, यहाँ पे आपका सिक्योरिटी ग्रुप है, इसको खोलो। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या हम अलाउ कर रहे हैं। यहाँ पे देखो मैंने 22 पोर्ट पे SSH अलाउ करके रखा है। देन उसके बाद मैंने मेंशन किया ऑल TCP, जितने भी पोर्ट्स है वो सारा ही अलाउ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप एक्सप्लिसिटली एक एक पोर्ट भी अलाउ कर सकते हैं। जैसे 5001 पे मैं वेब सर्वर अपना पाइथन का रन करूंगी तो आप यहाँ पे 5001 को अलाउ करोगे। देन आप MySQL जो है 3306 पे शायद चलता है उसको अलाउ करोगे। तो सारा आप एक एक कर भी अलाउ कर सकते हो। देन Nginx हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं तो वो भी 80 पोर्ट पे चलता है शायद, तो उसको आप अलाउ कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे ऑल TCP कर दिया। ठीक है, सारा कुछ अलाउ कर रही हूँ, एक एक करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये मशीन आपका रन हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करो कनेक्ट पे, इसको कॉपी करो, देन यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। यस, ओके, तो अब हम कनेक्टेड है अपने EC2 इंस्टेंस से। अब हम लॉगिन करते हैं एज अ रूट यूजर, क्योंकि हमें इंस्टॉल करना है डॉकर सबसे पहले। डॉकर इंस्टॉल करने के लिए आप ऑफिशियल साइट डॉकर का यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो गाइड टू इंस्टॉल ऑन हाउ टू इंस्टॉल डॉकर ऑन द उबंटू सिस्टम। यहाँ पे सेम यहाँ पे रख रखा है सारा कुछ। आप कॉपी करो बस कमांड्स को, यहाँ पे रन करो। सबसे पहले ऐप गेट से हम अपडेट करें सारे अपने लोकल रिपोजिटरी को। देन कुछ डिपेंडेंसीज होते हैं डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए, जैसे आपके पास CS सर्टिफिकेट्स, कर्ल, देन GNU PG पैकेज, ये सारा कुछ आपका पैकेज आपके मशीन पे होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये रन किया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऐड डॉकर ऑफिशियल GPG की, इसको हम रन करते हैं। इससे डॉकर का जो की है वो आपके इस पर्टिकुलर मशीन पे आ जाएगा। देन उसके बाद यूज द फॉलोइंग कमांड टू सेटअप द रिपोजिटरी। कैसे डॉकर का रिपोजिटरी सेट करना है वो आपको यहाँ पे मैं ये वाला कमांड ये कर रहा है। अगर ये सारा कुछ आपको नहीं पता है तो डेवॉप्स बूटकैम्प का प्लेलिस्ट भी आप फॉलो कर सकते हो कि कैसे आप एक मैनुअली किसी रिपोजिटरी को प्लेस कर सकते हो जो कि बाय डिफॉल्ट आपके मशीन पे नहीं होगा। जैसे डॉकर बाय डिफॉल्ट इस पर्टिकुलर मशीन पे नहीं है, इसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ा है एक्सप्लिसिटली। तो कैसे आप रिपोजिटरी को सेटअप कर सकते हो। एक बार आपका रिपोजिटरी डॉकर का सेटअप हो गया, फिर से आपको लोकल रिपोजिटरी को अपडेट करना है, एंड देन फाइनली दिस कमांड विल इंस्टॉल द डॉकर। ओके, now Docker is finally installed on this machine. You can do docker-h. And as you can see, everything is working fine. Let's clear the screen. तो ये हो गया कि कैसे आप उबंटू बेस्ड सिस्टम पे डॉकर इंस्टॉल कर सकते हो। सेम वे आप रेल अगर यूज करते हो, डेबियन यूज करते हो, सेंटोस यूज करते हो, कोई भी लिनक्स बेस्ड अगर आप यूज करते हो तो उसका पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आप फॉलो कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो डॉकर अपने मशीन पे। आई होप आपको क्लियर हो गया कि डॉकर कैसे इंस्टॉल करना है अपने मशीन पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रन योर फर्स्ट डॉकर कंटेनर। अब हम अपने EC2 इंस्टेंस पे पहला कंटेनर रन करने वाले हैं। वो कैसे करने वाले हैं? जो कि है Nginx वेब सर्वर। इसको हम डिप्लॉय करने वाले हैं अपने मशीन पे। ठीक है, ये वाला है आपका इमेज, इसको आप कॉपी करो। ये इमेज आप यहाँ पे सर्च करो, ये है डॉकर हब का साइट। यहाँ पे सारे पब्लिक एक्सेसिबल जितने भी इमेज है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको ये Nginx का इमेज मिल गया, ये है डॉकर ऑफिशियल इमेज। इसको आप क्लिक करो।
यहाँ पे जो रैंडम लोग टेस्टिंग भी करते हैं या डेवलपर्स होते हैं, वो सारे भी अपनी इमेज को पुश करते रहते हैं। तो आप यहाँ पे टैग देख सकते हो डॉकर ऑफिशियल इमेज का, तो आप उसको यूज कर लो, ठीक है। ये पर्टिकुलर इमेज है जिसपे आपका nginx वेब सर्वर रन होता है। नॉर्मली अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स को फॉलो किया तो आपने देखा होगा कि हम मैनुअली भी nginx को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेंज कर सकते हो और आपका हेलो वर्ल्ड आउटपुट वहाँ पे मिलता है, ठीक है। अगर आप वो मैनुअल सारा कुछ नहीं करना चाहते हो तो आपको एज अ फॉर्म ऑफ इमेज भी सारा कुछ यहाँ पे आपको nginx में मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना है, ये तो हो गया इमेज, ठीक है। तो इमेज बेसिकली क्या हुआ, इस अ पैकेज जहाँ पे सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंडेंसीज, आर्टिफैक्ट सारा कुछ आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर इमेज में रखा हुआ है। सिर्फ आपको इसको पुल करना है अपनी मशीन पे और आपका nginx वेब सर्वर चलने लगेगा, ठीक है। अब जितने भी ये पर्टिकुलर जो इमेज है इसका बहुत सारा टैग अवेलेबल होता है। टैग इन द सेंस कि इसके जितने वर्जन्स होंगे सारे वर्जन्स के अलग अलग टैग यहाँ पे इन्होंने मेंटेन करके रखा है। जब आप डॉकर पुल nginx करोगे नॉर्मली सिंपली, तो सिर्फ लेटेस्ट वाला वर्जन पुल होता है आपके पर्टिकुलर मशीन पे। अगर आप यहाँ पे कोलन लिख के और उसके बाद कोई और टैग मेंशन करते हो तो वो पर्टिकुलर टैग आपके मशीन पे पुल होगी, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ हम लेटेस्ट वाला पुल कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी आप अगर यहाँ पे लिखना चाहते हो तो कोलन लेटेस्ट भी लिख सकते हो, अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट ये लेटेस्ट वाला ही पुल करेगा, ठीक है। तो इतने सारे इसके टैग्स अवेलेबल हैं आप फॉर द nginx इमेज। अभी हम लेटेस्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कमांड ऑलरेडी लिख के रखा है। ये कमांड में हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में एक्सप्लिसिटली मैं आगे के लेक्चर्स में और आपको बताऊंगी, बट अभी के लिए आप क्या करो, देखो सबसे पहले है डॉकर। डॉकर इज द कमांड, राइट। डॉकर हम सीख रहे हैं, डॉकर कमांड है। रन, रन क्या करेगा, रन जो है वो nginx इमेज जो हमने यहाँ पे देखा उसको आपके मशीन पे पुल भी करेगा और उसको कंटेनर के अंदर रन भी करेगा। तो सिर्फ अगर आप पुल लिखते हो तो सिर्फ आपका nginx इमेज जो है वो पुल होगा आपके मशीन पे। अगर आप रन लिखते हो तो रन का मतलब होता है पुल होना भी और इनसाइड द कंटेनर रन होना भी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या मेंशन किया है, हाइफन हाइफन नेम। हाइफन हाइफन नेम अगर हम फ्लैग पास करते हैं तो इसके बाद आप कोई भी nginx इमेज को एक अपना नाम दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक नाम रखा है माई nginx टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हाइफन पी इज नेक्स्ट फ्लैग। हाइफन पी में हम क्या बताते हैं कि किस पोर्ट पे ये nginx इमेज इनसाइड द कंटेनर रन होगा एंड इनसाइड द होस्ट किस पर्टिकुलर पोर्ट पे रन होगा। तो यहाँ पे पहला वाला जो पोर्ट है वो होस्ट पोर्ट है, मतलब आपकी मशीन पे किस पोर्ट पे ये पर्टिकुलर कंटेनर एक्सेसिबल है। तो मशीन पे हमने 80 रखा है और इनसाइड द कंटेनर बाय डिफॉल्ट भी ये 80 पोर्ट पे ही चलता है। ये इमेज में कॉन्फ़िगर होता है इनसाइड द कंटेनर। इमेज में कैसे कॉन्फ़िगर होता है, कोई भी आप टैग पे क्लिक करो, ये पर्टिकुलर टैग पे क्लिक करोगे तो आपको इसका पर्टिकुलर डॉकर फाइल मिल जाएगा। इस डॉकर फाइल के बारे में भी हमें आगे चल के देखेंगे क्या होता है डॉकर फाइल। यहाँ पे आप देखोगे कि 80 कॉन्फ़िगर्ड होगा, देखो यहाँ पे आपका जो 80 पोर्ट पे nginx सर्वर इनसाइड द कंटेनर रन हो रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट इनसाइड द इमेज ही कॉन्फ़िगर है या फिर पैकेज में ही कॉन्फ़िगर है, ठीक है। इसके बारे में एक और स्लाइड है जिसमें मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ कि क्या होता है होस्ट एंड कंटेनर मैपिंग, इन दोनों के बीच में पोर्ट मैप आप कैसे करते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है डिटैच मोड। डिटैच मोड के बारे में भी हम आगे चलकर बात करते हैं कि डिटैच मोड में कैसे आप कंटेनर को रन करते हो एंड विदाउट डिटैच मोड आप कैसे रन करते हो, ठीक है। इसको अभी हम हटा भी सकते हैं। एंड उसके बाद लास्ट में मैंने लिखा है इमेज का नाम nginx। तो nginx क्या है, ये वाला है पब्लिक एक्सेसिबल इमेज। तो आपको किसी तरह का ऑथेंटिकेशन का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अगर आप किसी भी मशीन पे ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे ये चलेगा क्योंकि इमेज पब्लिक एक्सेसिबल है, आपकी किसी प्राइवेट रिपोजिटरी पे प्लेस्ड नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा EC2 इंस्टेंस चल रहा है, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अभी मैं यहाँ से डिटैच मोड हटा देती हूँ, ठीक है। अब आप रन कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि लेयर बाय लेयर ईच जो लेयर है वो यहाँ पे पुल हो रहा है आपके मशीन पे, ठीक है। ये मैंने बताया आपको कि कोई भी पैकेज क्या होता है या इमेज क्या होता है, उसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें वन बाय वन लेयर जो है वो सारा कुछ आपके इस पर्टिकुलर मशीन पे डॉकर पहले पुल कर रहा है।
आपने यहाँ पे डिटैच मोड पे इस पर्टिकुलर nginx इमेज को अभी रन नहीं किया है, इसलिए आपको ऐसा यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे -d डिटैच मोड पास करते तो ये वाला एग्जिट हो जाता और आपको ये टर्मिनल फिर से दिख जाता, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि आपका nginx इमेज जो है वो रन होने लगा इनसाइड द कंटेनर, ओके। तो अब आप कैसे इसको एक्सेस कर सकते हो? आपको यहाँ पे जाना है इसके पब्लिक आईपी पे। पब्लिक आईपी आप इसको सेलेक्ट करो, इस इंस्टेंस को यहाँ से कॉपी करो पब्लिक आईपी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमने क्या कॉन्फ़िगर किया है कि ये जो है 80 पोर्ट पे ऑन द होस्ट आल्सो रन करेगा। तो आप यहाँ पे कोलन 80 लिखोगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि nginx कंटेनर जो है वो चल रहा है आपका इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस पे। अभी यहाँ से जो आपने वहाँ पे रन किया रिस्पॉन्स, ये सारा कुछ आपको लॉग पे प्रिंट हो रहा है। क्योंकि आपने इसको डिटैच मोड पे नहीं रन किया है तो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ये टर्मिनल क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आप करो कंट्रोल C, ओके। इसके बाद आप नेक्स्ट कमांड रन करो docker ps। docker ps will show you all the running container। बट आपने ये वाला जो कंटेनर है वो डिटैच मोड में नहीं रन किया था और आपने कंट्रोल C डाल दिया, तो ये पर्टिकुलर जो कंटेनर है वो स्टॉप हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको रन करना है इसी पर्टिकुलर कंटेनर को इन द डिटैच मोड। डिटैच मोड में करने के लिए आप यहाँ पे डालोगे -d और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करने वाले हो कि आप यहाँ पे सबसे पहले नेम चेंज करो। यहाँ पे नेम क्यों चेंज करना है? क्योंकि आपने कंटेनर को स्टॉप किया है, बट वो फुल्ली टर्मिनेट या फिर इस पर्टिकुलर मशीन से अभी हटा नहीं है, ये नाम कहीं ना कहीं सेव है, इसलिए इसका नाम आप चेंज करो इस पर्टिकुलर कंटेनर का। समथिंग रॉन्ग इन द कमांड, ये स्पेस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या देखा, जब आपने डिटैच मोड पे रन किया तो ये फोरग्राउंड में आपका डॉकर रन नहीं हो रहा है, बट बिहाइंड द सीन वो डॉकर आपका अप एंड रनिंग है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंटेनर आपका रन कर रहा है, ठीक है। अब हम फिर से रिफ्रेश करते हैं अपना ये वेब सर्वर, आप देखोगे रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपका ये कंटेनर जो है वो रन हो रहा है। इस कंटेनर में हम इमेज यूज कौन सा कर रहे हैं, nginx इमेज का यूज कर रहे हैं और ये रन हो रहा है, ठीक है। अब जब आप docker ps कमांड रन करते हो तो docker ps शो करता है कि कौन कौन से कंटेनर्स अभी रन हो रहे हैं आपके इस पर्टिकुलर मशीन पे। तो सिर्फ एक ही कंटेनर रन हो रहा है। सबसे पहले इसने दिया कंटेनर आईडी। कौन सी आईडी है इस पर्टिकुलर कंटेनर की, तो यहाँ पे ये मेंशन हुआ है। कौन सा आप इमेज यूज कर रहे हो, तो हम यूज कर रहे हैं nginx इमेज का। इसके बाद नेक्स्ट है कमांड। तो लास्ट ये जो कमांड हम आगे चलकर भी देखेंगे जब हम अपना खुद का डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे। अभी ये जो कमांड है ये आपके पब्लिक जो डॉकर फाइल nginx कम्युनिटी जो मेंटेन करती है, वहां से लास्ट वाला कमांड आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्या है, डॉकर एंट्री पॉइंट, ओके। इसके बाद कब क्रिएट हुआ, दैट इज 12 सेकेंड्स अगो। स्टेटस क्या है, अब फ्रॉम द 10 सेकेंड्स। उसके बाद यहाँ पे दिखता है पोर्ट्स। तो हमने पोर्ट में क्या मेंशन किया था कि हमारे होस्ट पे भी ये 80 पोर्ट पे चलेगा और हमारे कंटेनर के अंदर तो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड है 80 पोर्ट। तो ये यहाँ पे पोर्ट्स मेंशन है। उसके बाद नेम जो हमने स्पेसिफाई किया था अपने इस पर्टिकुलर कंटेनर का, तो वो वाला नेम आपको यहाँ पे दिखेगा। तो डॉकर पीएस क्या शो करता है, सारे रनिंग कंटेनर ऑन योर मशीन। अगर आप यहाँ पे रन करते हो डॉकर ps-a, तो आपको सारे कंटेनर जो भी आपने क्रिएट किए हैं इस पर्टिकुलर मशीन पे सारा कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने एक और nginx कंटेनर रन किया था जो कि हमने एग्जिट कर दिया, तो वो वाला भी यहाँ पे शो कर रहा है। उसका नाम हमने क्या दिया था, my nginx test। तो सारा कुछ अगर आप सारे कंटेनर जो आपने इस पर्टिकुलर मशीन पे चलाए हैं, सारा कुछ अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए ऑप्शन होता है docker ps-a, ओके। अगर अब आप इसको रिमूव करना चाहते हो फ्रॉम द स्टॉप्ड ऑल्सो, उसके लिए कमांड होता है docker rm एंड देन द कंटेनर id, ओके। उसके बाद अगर आप किसी कंटेनर को स्टॉप करना चाहते हो तो आपके पास होता है docker stop एंड देन द कंटेनर id। इस तरह से आप किसी कंटेनर को स्टॉप कर सकते हो। अगेन आप रन करो docker ps-a और आप देखो कि कोई रन हो रहा है या नहीं। तो अभी आप देख सकते हो कि एक और स्टॉप्ड कंटेनर है आपके पास, तो उसको भी अगर आपको रिमूव करना है इस मशीन से तो docker rm एंड देन द कंटेनर id, तो सारा स्टॉप हो गया, ठीक है। अब आपके इस मशीन पे कोई भी अभी कंटेनर रन नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी हम इन डिटेल और भी आगे बात करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि अगर आप चाहते हो कि मोर देन वन वर्जन ऑफ nginx अगर आपका सेम मशीन पे रन हो, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो टैग का कॉन्सेप्ट। टैग में क्या करना है, अगेन आपको इमेज नेम डालना है, कोलन करके यहाँ पे आपको टैग पास करना है। तो मोर देन वन वर्जन भी आप रन कर सकते हो अपने होस्ट मशीन पे।
यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि 1.23.3 भी रन हो और 1.23 भी रन हो, तो आप ये ऐसा करके टैग पास करके भी आप रन कर सकते हो। कोई भी डिपेंडेंसी रिलेटेड इश्यूज आपको नहीं आएंगे क्योंकि दोनों अपने अपने आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रन होगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मोर देन वन वर्जन आप रन कर सकते हो अपने मशीन पे। प्रॉब्लम कहाँ आएगा? पोर्ट पे। आपको दोनों का होस्ट पोर्ट अलग अलग डालना होगा। ये मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि होस्ट पोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक में अगर आप 80 को मैप कर रहे हो होस्ट पोर्ट, तो दूसरे वाले में, दूसरे कंटेनर में आप रन करो 81 पोर्ट को मैप कर सकते हो, ठीक है। If few of the layers already exist on the machine, it will not download those layers again. Also, since Docker Hub is public, it will not ask for any authentication while pulling the image. ये सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अब हम बेसिकली पहले इन डीप जाने से पहले, जो भी हमारे कंटेनर का कॉन्सेप्ट है, डॉकर का कॉन्सेप्ट है, उसको जानने से पहले हम देखते हैं कि वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर के बीच में एक्चुअली डिफरेंस क्या है और क्यों हम कंटेनर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं या उसको आजकल हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट जो मैंने मेंशन किया है, डॉकर एंड वर्चुअल मशीन्स बोथ आर द वर्चुअलाइजेशन टूल। बस डिफरेंस यही है कि दोनों अलग अलग पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम वो वर्चुअलाइज करते हैं। ठीक है, कैसे होता है? कोई भी सिस्टम में क्या क्या होता है? आपके पास हार्डवेयर होता है, देन आपके पास ओएस कर्नल होता है, जैसे लिनक्स कर्नल होता है, एंड देन आपके पास एप्लीकेशन लेयर होता है। एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो इंटरैक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल से, एंड कर्नल जो है वो इंटरैक्ट करता है हार्डवेयर से। तो कर्नल जो है इन शॉर्ट एप्लीकेशन और हार्डवेयर दोनों से इंटरैक्ट कर रहा है और यूजर को रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने मेंशन किया है वर्चुअल मशीन वर्चुअलाइज द इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, दैट मीन्स इट डज नॉट यूज योर होस्ट, इट पुट्स अप इट्स ओन। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑपरेट जो वर्चुअल मशीन्स होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल लेवल और एप्लीकेशन लेयर दोनों को वर्चुअलाइज करता है। मतलब अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हो, तो उसके टॉप पे आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हो या मैक भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये क्या करता है, आपके होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं यूज करता है, ये खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बूटअप करता है। इसलिए वर्चुअल मशीन जब आप क्रिएट करते हो तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, और ये हार्डवेयर यूज करता है आपके फिजिकल मशीन का, और बहुत ज्यादा हार्डवेयर यूज करता है क्योंकि खुद का वो ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉन्च करता है, तो बहुत ज्यादा उसको रिक्वायरमेंट होता है, आपके सिस्टम परफॉर्मेंस को अच्छा होना चाहिए, तभी आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन लॉन्च कर सकते हो अपने पर्टिकुलर मशीन पे। ओके, देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पे वही मेंशन किया है कि अगर आप यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल अगर विंडोज भी आप यूज कर रहे हो, विंडोज पे आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हो यूजिंग द वर्चुअलाइजेशन टूल्स। और जो कि वर्चुअलाइजेशन टूल हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइपरवाइजर मोस्टली टू इंस्टॉल एनी न्यू वर्चुअल मशीन ऑन योर एग्जिस्टिंग मशीन। इसके बाद हम बात करते हैं हाइपरवाइजर के बारे में। हाइपरवाइजर में क्या होता है, सबसे पहले आपके पास हार्डवेयर है, देन आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके टॉप पे आपने मान लो वर्चुअलाइजेशन टूल इंस्टॉल किया कॉल्ड एज अ ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। इसके थ्रू आप एक बार जब वर्चुअलाइजेशन इनेबल करते हो तो मोर देन वन वर्चुअल मशीन आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने इस पर्टिकुलर जो लोकल सिस्टम है उसके टॉप पे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन बस आपका हाई होना चाहिए। जैसे मैंने एक उबंटू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड एक मशीन लॉन्च किया, देन आप एक सेंटोस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एक वर्चुअल मशीन लॉन्च कर सकते हो। तो मल्टीपल फ्लेवर्स की ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मशीन आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने इस मशीन पे, ठीक है। क्योंकि ये बोथ कर्नल लेवल एंड द एप्लीकेशन लेयर दोनों को वर्चुअलाइज करता है, तो आपकी मशीन का कॉन्फ़िगरेशन बहुत सही होना चाहिए, तभी आपका काम बन पाएगा। Virtual machines will be assigned virtual CPU, virtual RAM, and virtual storage from the physical hardware only. Hypervisor will enable this. इसको जो भी स्टोरेज रैम जितना सब कुछ जो मिलेगा वो आपके इस लोकल होस्ट वाले मशीन से ही मिलेगा। ये काम किसका है? हाइपरवाइजर का काम है कि वो कैसे असाइन करेगा सीपीयू रैम आपके इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को। Each VM will be independent or isolated. VM will not be sharing the storage or network. हालांकि सारे जो ये वर्चुअल मशीन है वो क्रिएटेड सेम मशीन पे हैं, बट वो आइसोलेटेड होंगे अपने इन्वायरमेंट में। और अगर कोई भी इशू आपके अगर VM1 में आता है तो वो VM2 को इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि दोनों अपने अपने इन्वायरमेंट में आइसोलेटेड हैं, जस्ट लाइक द कंटेनर्स। दिस टाइप ऑफ हाइपरवाइजर आर कॉल्ड एज अ टाइप 2 हाइपरवाइजर। देन इसके बाद नेक्स्ट है कंटेनर। कंटेनर क्या होता है? कंटेनर में बेसिकली एप्लीकेशन लेयर वर्चुअलाइज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके होस्ट का ही यूज होगा, बस आप एप्लीकेशन लेयर को वर्चुअलाइज करोगे और आप अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, इसलिए ये लाइट वेट होता है। बहुत जल्दी कंटेनर नए कंटेनर स्पिन अप आप कर सकते हो, बहुत फास्ट होता है, ठीक है। डॉकर वर्चुअलाइज द एप्लीकेशन लेयर।
When we pull the Docker image, it basically pulls the application layer and use kernel of the host machine itself. ये वाला ही kernel आपका यूज करता है, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो उस पर आप सेंटोस या उबंटू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन कंटेनर में एक ये प्रॉब्लम आता है कि कंटेनर में अगर आपका मान लो कभी कभी क्या होता है, विंडोज 10 से लेस अगर आप यूज कर रहे हो वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उस पर आप कंटेनर रन नहीं कर पाते हो। उसके लिए आपको एक अलग से एक्सप्लिसिटली आपको एक टूल इंस्टॉल करना पड़ता है कॉल्ड एज डॉकर टूल बॉक्स, जो कि अलाउ करता है कि आप कंटेनर उस पर्टिकुलर मशीन पे रन कर सको। सेम वे हम लोग मैक में डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करते हैं ताकि हम कंटेनर इस पे रन कर सकें, बट रियल टाइम पे हम मोस्टली लिनक्स ही यूज करते हैं, तो वो प्रॉब्लम आती नहीं है। आप कोई भी लिनक्स पे लिनक्स बेस्ड कंटेनर रन कर सकते हो, इसलिए वो दिक्कत नहीं है। अदरवाइज उसके कुछ अलग से, जैसे ये सारे टूल्स मैंने आपको मेंशन किया, डॉकर टूल बॉक्स या फिर डॉकर डेस्कटॉप, ये सारा कुछ आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो भी आपके कंटेनर्स जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेंगे, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस यही हुआ कि कंटेनर जो है वो एप्लीकेशन लेयर को वर्चुअलाइज करता है, इसलिए ये बहुत फास्ट होता है, कम स्पेस लेता है, लाइट वेट होता है। और वर्चुअल मशीन्स जो होते हैं वो बोथ एप्लीकेशन लेयर और ओएस कर्नल दोनों को वर्चुअलाइज करता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन्स पे ही रन होता है। लेकिन कंटेनर आप लो कॉन्फ़िगरेशन मशीन पे भी रन कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द डॉकर एंड वर्चुअल मशीन, जो मैंने अभी आपको मेंशन किया। डॉकर इमेज साइज इज मच स्मॉलर, ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन लेयर वाली चीजें आप मेंशन करते हो। वहां पे मैंने आपको पहले भी बताया था, अल्पाइन बेस्ड जो इमेज होता है वो सबसे पहला इमेज होता है, इसके टॉप पे आप अपने इमेज के कॉन्फ़िगरेशन को डालते हो, तो इसका जो साइज होता है वो बहुत कम होता है। देन डॉकर कंटेनर्स आर क्विक टू स्टार्ट एंड स्टॉप, इसमें ज्यादा कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, तो बहुत ईजी होता है स्टार्ट एंड स्टॉप, क्विकली विद इन अ सेकेंड वो स्टार्ट या स्टॉप आप कर सकते हो। We can't run Linux based Docker container on Windows OS directly, जो अभी तक मैं बात कर रही थी। To enable that, you need to install software like Docker Toolbox that kind of abstract this behavior. But in case of virtual machines, we can run any virtual machine image on any type of OS. For example, Linux operating system can run on Windows and vice versa. Okay, I hope now the difference between the Docker and virtual machines are quite clear to you. Okay. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कंटेनर वर्सेस इमेज। अभी तक मैंने दो टर्म का यूज किया, ठीक है, एक होता है कंटेनर, एक होता है इमेज। तो इमेज बेसिकली क्या होता है, इट इज द आर्टिफैक्ट प्लेस्ड ऑन द डॉकर रिपोजिटरी। जैसे अभी हमने एनजीएनएक्स का इमेज पुल किया, तो वो जो इमेज वहां पे डॉकर हब पे रखा हुआ है, उस वो इमेज एक तरह का आर्टिफैक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज द इमेज। लेकिन जब आपने उसको पुल किया, अपने इन्वायरमेंट में रन किया अपने पर्टिकुलर मशीन पे, तो जो बना उसको हम कहते हैं कंटेनर। कंटेनर आर द रनिंग इन्वायरमेंट ऑफ द इमेज। इमेज से आपने क्या रन किया, कंटेनर, ओके। सेम चीज मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया है। सारा जो इमेज है आपके पास मोंगोडीबी का, माइस्क्ल का, जितने भी पब्लिक इमेजेस है वो सारा इस रजिस्ट्री पे रखा हुआ है। इधर इट कैन बी ऑन द प्राइवेट रजिस्ट्री, अगर आपने अपना खुद का इमेज बिल्ड करके रखा है आप उसको प्राइवेट रजिस्ट्री पे रख सकते हो। उसके बाद अगर पब्लिक रिपोजिटरी पे भी रख सकते हो आप। फिर उस रजिस्ट्री से इमेज को पुल करता है डॉकर डीमन, जो आपने डॉकर इंस्टॉल किया है वो एज अ सर्विस रन हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस इमेज को पुल करेगा आपके होस्ट मशीन पे। उसके बाद उस इमेज से कंटेनर रन करेगा यूजिंग द डॉकर रन कमांड। तो इनसाइड द कंटेनर आपका ये पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है वो रन होगा, और वो किसके थ्रू रन हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ द इमेज। तो ये डिफरेंस होता है डॉकर एंड द इमेज। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ डॉकर कमांड्स के बारे में। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कमांड्स आपको एक्सप्लेन कर चुका है, बट इन डिटेल वन बाय वन सारे कमांड्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कमांड क्या है, डॉकर पुल माइस्क्ल। ये कमांड क्या करेगा, इट पुल्स द लेटेस्ट माइस्क्ल इमेज ऑन योर होस्ट फ्रॉम द ऑफिशियल पब्लिक डॉकर रिपोजिटरी। अगेन मैंने पहले भी आपको मेंशन किया था कि आप पब्लिक डॉकर हब रिपोजिटरी से माइस्क्ल का इमेज को पुल कर रहे हो, तो किसी तरह का ऑथेंटिकेशन का आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इस कमांड को कॉपी करोगे, यहाँ पेस्ट किया, और ये क्या करेगा, माइस्क्ल का जो इमेज यहाँ पे डॉकर हब के साइड पे रखा हुआ है उसको पुल कर रहा है आपके होस्ट मशीन पे। तो आप जब भी आप फर्स्ट टाइम पुल करोगे तो आपको दिखेगा कि वो लेयर बाय लेयर सारे लेयर्स जो हैं वो आपके इस पर्टिकुलर मशीन या होस्ट मशीन पे पुल हो रहे हैं। अगर आप फिर से इसको रन करोगे डॉकर पुल माइस्क्ल, तो आप देखोगे कि फिर से कोई लेयर्स पुल नहीं हो रहा है, क्योंकि सेम जो इमेज है आप उसको पुल करें, कोई भी लेयर में कुछ भी चेंज नहीं है, तो बहुत जल्दी ये पुल हो गया। तो इस तरह से ये कैसे से
सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेगा और आप ये दोबारा पुल नहीं करेगा सेम इमेज को। तो यही जब आपने माई सीक्वल सिर्फ नॉर्मली माई सीक्वल लिखा है तो माई सीक्वल का लेटेस्ट वर्जन जो है वो इस पर्टिकुलर होस्ट मशीन पे आपने पुल किया है। अब हम सर्च करते हैं माई सीक्वल को यहाँ पे अपने डॉकर हब की साइट पे। ओके, ये मैंने सर्च करा, ये माई सीक्वल का इमेज है, यहाँ पे कुछ कुछ टैग्स भी प्रेजेंट है। मान लो कि मैं एक टैग को भी पुल करना चाहती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ कोलन डालोगे देन टैग नेम। तो यहाँ पे आपने 8 लिखा, फिर एंटर करोगे। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे डाउनलोडेड न्यूअर इमेज फॉर माई सीक्वल 8, मतलब लेटेस्ट वाला जो इमेज है वो पुल हो गया आपके इस पर्टिकुलर मशीन पे। ठीक है, तो इस तरह से आप टैग भी स्पेसिफाई कर सकते हो। तो आई होप आपको डॉकर पुल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी है उसके बाद नेक्स्ट कमांड, दैट इज डॉकर इमेजेस। डॉकर इमेज बेसिकली क्या होता है, जितने भी आपने इमेज पुल किए हैं अपने पर्टिकुलर होस्ट मशीन पे, वो सारा कुछ आपको देखना है अगर, तो आप डॉकर इमेजेस कमांड से देख सकते हो। तो अभी तक आपने देखा था, मैंने पहले nginx इमेज को पुल किया था, देन अभी हमने माई सिक्वल का विथ 8 टैग वाला पुल किया, देन लेटेस्ट टैग पुल किया। तो सारा जितने भी आपने कुछ पुल किया है इस पर्टिकुलर होस्ट पे, सारा कुछ आपको दिखेगा इनसाइड दिस डॉकर इमेजेस। मान लो आपने बहुत सारी इमेज पुल कर ली है, राइट, अपने पर्टिकुलर होस्ट मशीन पे, तो सभी का कुछ कुछ साइज भी होता है, राइट। ये तो कुछ एमबी में है, कुछ कुछ जीबी में भी कुछ इमेजेस होते हैं। तो आप चाहते हो कि जो ऑलरेडी पुराने वाले आपके जो इमेज है, अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो ताकि आपका मशीन जो इतना स्पेस ले रहा है वो ना ले, तो आप क्या करोगे, डॉकर RMI एंड देन माई सीक्वल। मान लो आप 8 वाले टैग को हटाना चाह रहे हो, तो इस इमेज को अगर आपको हटाना है अपने इस पर्टिकुलर मशीन से, तो आप यूज करोगे डॉकर RMI देन द इमेज नेम और उसके बाद टैग स्पेसिफाई करोगे। अगर अब आप डॉकर इमेजेस करोगे तो वो वाली जो पर्टिकुलर इमेज थी वो डिलीट हो गई। तो इस तरह से डॉकर RMI का यूज करके आप जो भी इमेज यूज नहीं कर रहे हो और होस्ट पे वो जगह ले रही है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज डॉकर रन। डॉकर रन माई सीक्वल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं। ओके, तो डॉकर रन बेसिकली क्या करेगा, माई सीक्वल का इमेज अगर आपके इस पर्टिकुलर होस्ट पे एग्जिस्ट करता है तब तो ओके है, सिर्फ उस इमेज को ये इनसाइड द कंटेनर रन कर देगा। अगर ये इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है ऑन योर होस्ट, तो उस इमेज को ये पुल भी करेगा और उसके बाद इनसाइड द कंटेनर रन भी करेगा। अभी हम इसको एंटर करके देखते क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको एक इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट करना होगा इनसाइड द कंटेनर। जब भी आप माईसीक्वल को रन करते हो तो वहाँ पे एक यूजर होता है, रूट यूजर, और उसका एक रूट पासवर्ड सेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि रूट का पासवर्ड आप सेट करो तभी आप इस पर्टिकुलर कंटेनर को रन कर सकते हो। तो अगर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है आपके कंटेनर के अंदर, तो उसके लिए आपके पास एक कमांड होता है, दैट इज कॉल्ड एज -e। -e पैरामीटर डालो, उसके बाद ये वाला इन्वायरमेंट वेरिएबल है जिसको आप सेट करोगे, इसका वैल्यू आपको डाल दो, मान लो टेस्ट डाल दिया पहले, माईसीक्वल रूट का पासवर्ड। उसके बाद मैं इस कंटेनर को रन कर रही हूँ डिटैच मोड में ताकि ये फोरग्राउंड में रन ना हो। उसके बाद आपको लिखना है इमेज का नाम, दैट इज लेटेस्ट। बाय डिफॉल्ट एनी और इट विल टेक द लेटेस्ट वन। इसके बाद एंटर करो, तो आपका ये जो पर्टिकुलर माई सीक्वल का कंटेनर है वो रन हो गया आपके इस पर्टिकुलर मशीन पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमांड का बात करते हैं। नेक्स्ट कमांड इज डॉकर पीएस एंड डॉकर पीएस -e। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, डॉकर पीएस से आप क्या कर सकते हो, जितने भी रनिंग कंटेनर है वो आप देख सकते हो। तो अभी सिर्फ रनिंग क्या है, माई सीक्वल का जो अभी आपने रन किया कंटेनर, बस वो रन हो रहा है। अगर आप रन करोगे डॉकर पीएस -a, तो जो भी स्टॉप्ड कंटेनर है वो सारे भी आपको इस पर्टिकुलर मशीन पे दिखेंगे। ये सारा कुछ मैंने पहले चलाया था, तो सारा कुछ आपको यहाँ पे जो भी स्टॉप्ड कंटेनर है सब कुछ यहाँ पे डॉकर पीएस -a से आपको दिखेगा। अगर मान लो आप कोई स्टॉप्ड वाले कंटेनर को कंप्लीटली अपने मशीन से रिमूव करना चाहते हो, तो डॉकर rm, देन उसके बाद आपको यहाँ पे डालना होगा कंटेनर आईडी। ओके, ये वाला मान लो मैं हटाना चाहती हूँ, तो आप डाल दो कंटेनर आईडी, तो ये रिमूव हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है डॉकर स्टॉप एंड डॉकर स्टार्ट। अगर यहाँ पे आपने जैसा कि देखा कि इतने सारे कंटेनर अभी चल रहे हैं, जस्ट वन कंटेनर इज रनिंग, राइट, डॉकर पीएस, जस्ट वन कंटेनर इज रनिंग एज ऑफ नाउ। मैं चाहती हूँ मैं उसको स्टॉप कर दूँ, डॉकर स्टॉप, उसके बाद आप यहाँ पे कंटेनर आईडी डालोगे तो आप इस कंटेनर को स्टॉप कर सकते हो। अब रन करो डॉकर पीएस, कोई भी कंटेनर रन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब डॉकर पीएस -a, तो सारे कंटेनर जो आपने स्टॉप किए सारा कुछ दिखेगा। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं स्टार्ट कर दूँ कोई स्टॉप्ड कंटेनर को,
डॉकर, अभी मैंने ये वाला स्टॉप किया था शायद, तो मैं इसी को फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप लिखोगे डॉकर स्टार्ट एंड देन द कंटेनर आईडी। ओके, तो अब आप रन करोगे डॉकर पीएस तो आपको दिखेगा कि ये वाला कंटेनर रन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डॉकर कमांड है जो कि डिटैच मोड। मैंने आपको अभी भी बताया, डिटैच मोड मतलब बैकग्राउंड में चलेगा, सामने फोरग्राउंड में कुछ भी स्क्रीन नहीं डिस्प्ले होगा। यूजिंग द डॉकर लॉग्स कमांड आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड बिहाइंड द सीन क्या क्या हो रहा है, बट वो फोरग्राउंड में नहीं चलेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटैच मोड। इसके बाद हम बात करते हैं -p ऑप्शन का। -p बेसिकली क्या होता है, पोर्ट मैपिंग के लिए यूज़ करते हैं। अभी मैंने nginx जब कंटेनर रन करते थे वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि कैसे आप -p को यूज़ करके अलग अलग पोर्ट फ्रॉम द होस्ट मैप कर सकते हो ऑन द कंटेनर लेवल। तो इसको अभी हम इन डिटेल बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है। ओके, होस्ट पोर्ट वर्सेस कंटेनर पोर्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आपका होस्ट मशीन है, मान लो आपका लोकल सिस्टम, राइट। अब इस पे आप 2 कंटेनर रन कर रहे हो, कंटेनर 1, कंटेनर 2। यहाँ पे एक कंटेनर में MySQL का लेटेस्ट वर्जन आप रन कर रहे हो और एक कंटेनर में MySQL का 8.0 वर्जन रन कर रहे हो। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर के अंदर जो वो तो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट पे रन हो रहा है, राइट। तो दोनों MySQL कंटेनर जो होगा वो लिसन करेगा ऑन द पोर्ट 3306, क्योंकि ये जो है वो कॉन्फ़िगर्ड है इनसाइड द इमेज इटसेल्फ। तो इन दोनों कंटेनर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये आइसोलेटेड इन्वायरमेंट पे रन कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम किस पोर्ट पे है, ऑन द होस्ट पोर्ट। अब अगर आप एक कंटेनर 3306 पे रन हो रहा है इनसाइड द कंटेनर और आप उसी कंटेनर को अगर आप होस्ट पे मैप करते हो कि तुम होस्ट वाले मशीन पे भी 3306 पे चलो तो ओके है, राइट, क्योंकि 3306 अभी यूज़ में नहीं आ रहा है तो वो रन करेगा, राइट। तो होस्ट और कंटेनर लेवल दोनों पे आप 3306 मैप कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेक्स्ट वाले कंटेनर को भी बोलो कि तुम होस्ट पे लिसन करो ऑन द 3306 पोर्ट तो वो नहीं करेगा, क्योंकि 3306 ऑलरेडी कंटेनर 1 के होस्ट पोर्ट पे लिसन कर रहा है और सेम पोर्ट को आप होस्ट मशीन पे 2 कंटेनर से मैप नहीं कर सकते हो। तो आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे अलग अलग पोर्ट को मैप करना पड़ेगा ऑन बोथ द कंटेनर। अगर एक कंटेनर पे आप 3306 पे कंटेनर 1 को लिसन करा रहे हो ऑन द होस्ट तो दूसरे पे आपको कराना होगा 3307। तो यही होता है कॉन्सेप्ट होस्ट पोर्ट और कंटेनर पोर्ट का। Both the containers are listening on the same port as by default 3306 port. It is configured inside the image itself. But to access the container, we need to bind the each container on different ports on the host. So यही होता है -p का ऑप्शन। अगर 3306 अगर कंटेनर पे अगर वो 3306 पे लिसन कर रहा है तो होस्ट पोर्ट पे आप कोई भी रैंडम नंबर डाल सकते हो जो पोर्ट अभी ओपन हो, कोई और सर्विस उसको यूज़ नहीं कर रही हो। तो ये मैंने पहले भी आपको nginx इमेज पे बता दिया था, राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। देन द नेक्स्ट इज डीबगिंग अ कंटेनर। कोई भी कंटेनर अगर आप स्टार्ट करते हो उस पर कोई इशू आता है या आप उस पर चाहते हो कि जो चीज़ें आपने कॉन्फ़िगरेशन डाला वो सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपके कंटेनर लेवल पे अवेलेबल है या नहीं, कोई चीज़ मिस हो रहा है क्या, तो ये सारे को अगर आपको डीबग करना है तो उसके लिए कुछ कमांड्स होते हैं। जैसे सबसे पहला कमांड कौन सा है, डॉकर लॉग्स। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या कंटेनर यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ रन करो डॉकर पीएस। अभी आप देख सकते हो कि सिर्फ एक कंटेनर रन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द MySQL कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे आप रन करो डॉकर लॉग्स, उसके बाद कंटेनर आईडी, तो आपको इस पर्टिकुलर कंटेनर का सारा लॉग दिख जाएगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि लॉग में यहाँ पे दिख रहा है कुछ कुछ MySQL रिलेटेड जो भी आपके पास लॉग्स होने चाहिए, सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ एरर आया होगा तो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये एक तरीका है, अगर आप कोई कंटेनर अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है, कोई एरर आ रहा है तो यहाँ पे आप उसके एरर को देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है कौन सा, दैट इज सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, अगेन रन करो डॉकर पीएस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है डॉकर exec कमांड। तो अभी तक आपने टर्मिनल पे लॉगिन नहीं किया है, इस पर्टिकुलर कंटेनर के टर्मिनल पे आप नहीं गए हैं। अगर आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर कंटेनर के टर्मिनल पे आप जाओ तो उसके लिए ऑप्शन होता है डॉकर exec फॉर एग्जीक्यूट -it फॉर द इंटरैक्टिव टर्मिनल, जहाँ पे आप लिनक्स के कमांड्स रन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे डालोगे कंटेनर आईडी अगेन। उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है कौन सा शेल आपको चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट मान लो मुझे बैश शेल चाहिए।
अब आप एंटर करो। ओके, अब आप कहाँ हो? अब आप अपने EC2 इंस्टेंस पे नहीं हो, बल्कि अब आप इनसाइड द कंटेनर हो जो कि इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस पे रन हो रहा है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कोई भी लिनक्स कमांड आप रन कर सकते हो, जैसे pwd देन ls, सारा कुछ यहाँ पे चलेगा। जब हमने MySQL कंटेनर को स्टार्ट किया था तो कुछ हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी डाले थे, राइट? तो अगर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल देखना है कि वो इन्वायरमेंट वेरिएबल कंटेनर के अंदर सेट हुआ है या नहीं, तो आप उसको देख सकते हो यूजिंग द कमांड env। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी आपने सेट किया था, राइट, MySQL रूट पासवर्ड जो आपने टेस्ट सेट किया था, सारा कुछ env में आ रहा है। जब हम अपना पाइथन वेब एप्लीकेशन का इमेज क्रिएट करेंगे तब भी हम वापस से लॉगिन करके देखेंगे कि जो जो हमने इमेज में कॉन्फ़िगर किया था लाइन बाय लाइन, वो सारा कंटेनर लेवल पे आया है या नहीं। ओके, तो ये एक तरीका हुआ कैसे आप कोई भी कंटेनर, अगर कोई इशू आ रहा है तो कंटेनर को डीबग कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर कंटेनर से बाहर आ जाओ तो आप अगेन टाइप करो एग्जिट, तो ये अब आप आ गए अपने EC2 इंस्टेंस पे। ओके, इसके बाद मैंने एक और कमांड दिया है जो हमने अभी तक ऑलरेडी यूज़ कर लिया, राइट, कि आपके पास एक और फ्लैग है -नेम। यहाँ पे नेम में आप क्या डाल सकते हो? अगर आप चाहते हो, यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट, कि जब आप डॉकर PS रन कर रहे हो तो रैंडमली डॉकर क्या करता है, एक नाम असाइन कर देता है आपके कंटेनर को। ओके, बट आप चाहते हो कि रैंडम नाम ना दे करके आप अगर चाहते हो कि कुछ आप अच्छा वैलिड नाम डालो, तो उसके लिए आपके पास एक फ्लैग है दैट इज़ -नेम। उसके बाद कंटेनर का कुछ भी आप नाम डाल सकते हो। ओके, तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ डे 2 वीडियो ऑफ द डॉकर प्लेलिस्ट। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि अभी हमने पार्ट 1 में क्या सीखा था। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डॉकर क्या होता है, देन कंटेनर क्या होते हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉकर एंड वर्चुअल मशीन्स, कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो डॉकर को ऑन वेरियस लिनक्स प्लेटफॉर्म्स। देन वी डिस्कस्ड ऑल अबाउट द डिफरेंट डॉकर कमांड्स लाइक डॉकर पुश, डॉकर पुल। देन इसके बाद डॉकर इमेजेस क्या होता है, इस तरह के हमने कमांड्स को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर कोई कंटेनर आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो कैसे आप उस कंटेनर को डीबग कर सकते हो, कैसे इश्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हो यूजिंग द डॉकर लॉग्स एंड डॉकर exec कमांड। ओके, इसके बाद मैंने आपको डॉकर नेटवर्क के बारे में भी बताया था, कैसे आप होस्ट पोर्ट और कंटेनर पोर्ट को मैप कर सकते हो, कैसे आउटसाइड द कंटेनर आप किसी ऐप को एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए डॉकर नेटवर्क का। आज भी हम उसके बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं। ओके, तो आज का टॉपिक बेसिकली हमारा होगा डॉकर फाइल के बारे में। तो बेसिकली व्हाट इज डॉकर फाइल? To deploy the application on some server, we need to first package that application. तो व्हाट हैपेंस, मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था, इमेज में क्या होता है। इमेज में आपके किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या कोई डेवलपमेंट आपने किया है, उसका सारा डिपेंडेंसी, उसके सारे कॉन्फ़िगरेशन, सारे बाइनरीज, सारा कुछ आपने उस पैकेज में रखा है। देन उस पैकेज से आपने एक इमेज बनाया है। ओके, तो अभी तक हमने जो इमेज यूज किया वो पब्लिकली एक्सेसिबल था, दैट इज फ्रॉम द डॉकर हब साइट। फाइन, लेकिन अब हमारा क्या सीन है, अब आप वहां से ना एक्सेस करके आपने कोई कोड लिखा है, मान लो आपने कोई पाइथन वेब एप्लीकेशन का कोड लिखा है या कोई जावा का कोड लिखा है, तो अब आप चाहते हो कि आपने जो कोड लिखा उसका एक इमेज खुद का क्रिएट करो और उस इमेज को आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करो। तो वो जो इमेज क्रिएट करने का प्रोसेस होता है या आप कैसे उस इमेज को क्रिएट करते हो, इसके लिए आपको पता होना चाहिए डॉकर फाइल का कॉन्सेप्ट। ओके, सो डॉकर फाइल इज बेसिकली ब्लूप्रिंट फॉर डॉकर इमेजेस। अभी हम खुद का एक डॉकर फाइल लिखेंगे तब आपको इन डिटेल समझ में आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। ओके, in Docker file, we will configure how to copy the artifacts, that is files, any war or jar files, and finally running the Python code inside the container. आज के मैं इस एग्जाम्पल में एक पाइथन वेब एप्लीकेशन का कोड लूंगी, उस पाइथन वेब एप्लीकेशन को हम पैकेज करेंगे इन फॉर्म ऑफ इमेज यूजिंग द डॉकर फाइल। ओके, तो सबसे पहले आपके पास कोड है पाइथन वेब एप्लीकेशन का, उसको आप पैकेज करोगे और उसके बाद उसको डिप्लॉय करोगे किसी भी पर्टिकुलर सर्वर पे। ओके, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डेव सर्वर्स होते हैं, कुछ स्टेज सर्वर होते हैं, कुछ प्रोडक्शन सर्वर होता है, तो सबसे पहले जो आप इमेज क्रिएट करोगे उसको डिप्लॉय करोगे ऑन द डेवलपमेंट सर्वर, राइट। तो सबसे पहले आपको एक डॉकर फाइल लिखना होगा। डॉकर फाइल को लिखने और समझने से पहले आपको एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि पाइथन वेब एप्लीकेशन में आप क्या कर रहे हो, राइट। यार डेवऑप्स का टास्क होता है, उसमें हमें एप्लीकेशन का इन डिटेल जानने का कोई जरूरत नहीं, आपको बस पता होना चाहिए ओवरऑल वो कैसे काम करता है। सेम काम आज हम भी करेंगे क्योंकि मैंने एक शॉर्ट एंड सिंपल सा एक पाइथन वेब एप्लीकेशन का कोड लिख रखा है ताकि ये इजी हो आपको समझ में आने के लिए कि एप्लीकेशन का कोड में हम कर क्या रहे हैं। ओके,
जब भी आप पाइथन वेब एप्लीकेशन कोड लिखते हो तो वो जो होता है वो यूज करता है फ्लास्क मॉड्यूल। फ्लास्क मॉड्यूल बेसिकली कुछ भी नहीं है, पाइथन वेब एप्लीकेशन लिखने के लिए एक मॉड्यूल जो है वो पाइथन ने आपको दिया है, दैट इज द फ्लास्क मॉड्यूल। ओके, यहाँ पे मैंने माई भी इंपोर्ट किया है इस पर्टिकुलर कोड में, बट अभी आपको इसका जरूरत नहीं है। जब मैं नेक्स्ट वाले सेशन में इसका माई से कनेक्टिविटी दिखाऊंगी तब इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का यूज होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ये वाला लाइन भी हटा सकती हूँ क्योंकि अभी हम माई का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम एक नॉर्मल सा पाइथन वेब एप्लीकेशन चला रहे हैं। ओके, जब भी आप वेब एप्लीकेशन चलाते हो तो उसमें दो तरह के मेथड्स होते हैं, गेट या पोस्ट। ओके, पोस्ट का मतलब आप उस पर कुछ इंटर कर रहे हो इंफॉर्मेशन, गेट का मतलब कोई इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो। तो कुछ इंफॉर्मेशन फीड कर रही हूँ मीन्स पोस्ट कर रही हूँ, तो मुझे सक्सेस मैसेज आना चाहिए और ये जो आपका एप्लीकेशन होगा वो रन करेगा ऑन द होस्ट 0.0.0। फाइन। ओके, तो इस तरह का कुछ पाइथन वेब एप्लीकेशन का शॉर्ट एंड सिंपल मैंने कोड लिख रखा है। ओके, उसके बाद जो भी आपको वेब पेज जब आप देखते हो तो वहां पे कुछ यूआई दिखता है, राइट। यूआई में आपके कुछ इंफॉर्मेशन दिखते हैं, तो यूआई में इंफॉर्मेशन क्या दिखना चाहिए वो हम डिफाइन करते हैं इनसाइड अ पर्टिकुलर फोल्डर। वो फोल्डर होता है टेम्पलेट्स के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं दैट इज index.html, और यहाँ पे मैंने दो इनपुट का सेक्शन बना के रखा है। पहला इनपुट जो है वो नेम के लिए है, दूसरा जो है ईमेल के लिए है। नेम का टाइप मैंने क्या दिया है, टेक्स्ट टाइप, और दूसरा जो ईमेल है इसका टाइप है ईमेल। ओके, अगर आप @ नहीं डालोगे मेल में तो आपको एरर मिलेगा क्योंकि आपने यहाँ पे टाइप डाल रखा है ईमेल। एंड फाइनली लास्ट क्लिक ऑन द सबमिट ऑप्शन। तो जब भी आप सबमिट पे क्लिक करोगे मतलब आपने पोस्ट रिक्वेस्ट डाला, सबमिट पे क्लिक करके, तो आपका यहाँ से मैसेज आना चाहिए सक्सेस। ओके, यही एक शॉर्ट एंड सिंपल सा कोड है, राइट। इसी कोड को हम एक AWS के मशीन पे कॉपी करेंगे या मेरे रेपो को आप वहां पे क्लोन कर सकते हो और इसको चला सकते हो। फाइन। इसके बाद जो आपने ये तो हो गया डेवलपर का काम, डेवलपर ने एक कोड लिख के आपको दिया। डेवलपर भी आजकल बहुत सारे केसेस में वो लोग के पास वो खुद भी अपना डॉकर फाइल क्रिएट करके आपको देते हैं क्योंकि एप्लीकेशन के बारे में ज्यादा जानकारी उनको होती है, राइट। बट इन केस अगर आपको कंप्लीटली फ्रॉम द स्क्रैच क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ डॉकर के इंस्ट्रक्शंस पता होने चाहिए, दैट इज डॉकर फाइल इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट किया है दैट इज डॉकर फाइल। ओके, डॉकर फाइल का जब भी एक्सटेंशन जो होगा डी हमेशा कैपिटल होगा, एफ इज द स्मॉल, दैट इज फाइन। ओके, तो इसमें मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस डाल रखे हैं, पहला फ्रॉम, देन env, देन रन, देन कॉपी, देन cmd। कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। फाइन, तो इसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है फ्रॉम इंस्ट्रक्शन। तो मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि डॉकर इमेज बेसिकली क्या होता है, उसमें लेयर ऑफ इमेजेस होते हैं, कुछ बेस लेयर होता है, उसके टॉप पे आप अपने इमेजेस को रखते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेस इमेज आप स्पेसिफाई करोगे वो है फ्रॉम इंस्ट्रक्शन के थ्रू आपको स्पेसिफाई करना है। फ्रॉम में मैंने एक इमेज लिया है जिसपे ऑलरेडी फ्लास्क मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है। ये पब्लिकली एक्सेसिबल इमेज है, जिस कोई भी लिनक्स बेस्ड इमेज है जिसके टॉप पे फ्लास्क मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है। इसको आप चाहो तो आप डॉकर हब के साइट में भी देख सकते हो, ये आपको इजीली मिल जाएगा। फाइन, तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे इमेज ले रखा है। ओके, तो फ्रॉम इंस्ट्रक्शन का यही काम है कि कोई भी आप पब्लिकली एक्सेसिबल इमेज उठाओगे जो कि लाइट वेट होना चाहिए। मोस्टली अल्पाइन बेस्ड इमेज हम लोग यूज करते हैं क्योंकि उसमें कम से कम बाइनरीज इंस्टॉल्ड होते हैं या कम से कम एप्लीकेशंस उस पर इंस्टॉल्ड होते हैं और आप उसके टॉप पे अपने कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करते हो। ओके, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने डिफाइन किया है एक और इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड एज env। env क्या होता है, कोई भी आप इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना चाहते हो इनसाइड द कंटेनर तो उसको आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग द env इंस्ट्रक्शन। अभी हम इसका यूज नहीं देख पाएंगे, जब लेकिन मैं माई से कनेक्टिविटी आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि env क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह का आप वेरिएबल सेट कर सकते हो इनसाइड द कंटेनर। बट अभी के लिए मैंने बस env एक सिंपल सा कुछ नेम नाम का वेरिएबल सेट किया है जिसका वैल्यू हम डाल रहे हैं पाइथन -वेब ऐप। ये मैं आपको दिखाऊंगी इनसाइड द कंटेनर ये कैसे सेट होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कमांड इज द रन कमांड। रन कमांड क्या होता है, ये कंटेनर के अंदर कुछ लिनक्स कमांड्स रन करता है। मैंने क्या यहाँ पे लिनक्स कमांड रन किया है, दैट इज टू क्रिएट अ डायरेक्टरी दैट इज home/app। तो ये डायरेक्टरी कहाँ क्रिएट होगा, इनसाइड द कंटेनर क्रिएट होगा। तो ये काम हो गया रन का। रन इज बेसिकली टू रन सम लिनक्स कमांड्स।
इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉपी। कॉपी क्या करता है कि जो आपका होस्ट मशीन है जहां पे आपका डॉकर फाइल प्लेस्ड है, वहां पे जितने भी कंटेंट्स आपने उस करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे रख रखा है उसको इनसाइड द कंटेनर कॉपी करेगा। इनसाइड द कंटेनर कहाँ कॉपी कर रहा है? होम स्लैश ऐप के अंदर। जो आपने लास्ट वाले इंस्ट्रक्शन पे डायरेक्टरी जो क्रिएट किया था उसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जो भी आपका होस्ट मशीन पे करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे जितने भी आपके इंफॉर्मेशन है या जो भी फाइल्स आपने रख रखा है उसको इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में इनसाइड द कंटेनर कॉपी करना है। आपने अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में क्या रख रखा है? index.html, app.py, तो सारा कुछ कॉपी हो जाएगा इनसाइड द होम ऐप फोल्डर। ये भी आप देख सकते हो जब हम डॉकर exec कमांड रन करते हैं और उसके बाद हम इनसाइड द कंटेनर आ जाते हैं तो आप लिस्ट कर सकते हो होम स्लैश ऐप डायरेक्टरी का कंटेंट और वहां पे आप देख सकते हो कि क्या क्या कंटेंट्स कॉपी हुए फ्रॉम द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, इसके बाद लास्ट कमांड है दैट इज द सीएमडी। सीएमडी बेसिकली क्या होता है? कोई भी एंट्री पॉइंट इनसाइड द कंटेनर आपको लास्ट कमांड क्या एग्जीक्यूट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जब भी आप कोई भी पाइथन का कोड लिखते हो और अगर आप उसको रन करते हो तो कैसे करते हो? पाइथन एंड देन कुछ भी जो py एक्सटेंशन, दैट इज द मेन फाइल ऑफ द पाइथन, दैट इज .py, मान लो main.py। ओके, बट हमें यहाँ पे क्या है नाम हमारे पाइथन फाइल का? app.py। तो सेम काम मैंने यहाँ पे कर रखा है। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? पाइथन, उसके बाद कहाँ पे आपका py फाइल है? py फाइल तो मैंने होम ऐप के अंदर कॉपी किया है, तो होम स्लैश ऐप देन app.py, इसको फाइनली रन करना है इनसाइड द कंटेनर। ओके, बेसिकली डॉकर फाइल के इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको मैंने अभी तक बताया। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैंने सेम यहाँ पे बता रखा है what is from instruction, what is env instruction, then what is run, then copy, then cmd। ये सारा कुछ मैंने यहाँ से सेम एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, आपने डॉकर फाइल तो क्रिएट कर रखा, राइट? अब आप चाहते हो कि इसका इमेज बिल्ड करो ताकि वो इमेज आप नेक्स्ट टीम के साथ शेयर करोगे एंड दैट टीम इज गोइंग टू डिप्लॉय दैट इनटू द डेव सर्वर। ओके, तो अब आप इस इमेज को कैसे बिल्ड करोगे? सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक Amazon Linux मशीन क्रिएट किया, राइट, ऑन द AWS क्लाउड, और उस मशीन को मैंने कनेक्ट किया है। ओके, यूजिंग द पुटी बिकॉज आई एम यूजिंग अ विंडोज सिस्टम। ओके, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया पुटी से। इसके बाद हमने इस पर्टिकुलर मशीन पे डॉकर इंस्टॉल कर रखा है, राइट, डॉकर हाइफन वर्जन, आपको दिख जाएगा कि मैंने डॉकर यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। ओके, अब ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था कि कैसे आप डॉकर इंस्टॉल कर सकते हो। ओके फाइन, इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया है। ओके, दैट इज डॉकर। डॉकर के अंदर मैंने क्या किया, एक डॉकर फाइल बना लिया है। एक मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट्स फोल्डर आपको क्रिएट करना होगा और उस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर आप क्या रखोगे? index.html। यहाँ पे मैंने वो काम कर रखा है। ओके, डायरेक्टली यू कैन क्लोन माई रेपो एंड यूज माई कोड। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ पे app.py भी क्रिएट कर लिया है। तो अब मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? दैट इज root/docker। तो मैंने आपको कॉपी कमांड बताया था कि जो भी root/docker, दैट इज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जितने भी कंटेंट्स होंगे, ये सारे जो भी कंटेंट्स है वो सारा कुछ कॉपी हो जाएगा इनसाइड द कंटेनर। कंटेनर में कहा? होम/ऐप, जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया था उसके अंदर। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि मैंने डॉकर फाइल तो अपना लिख रखा, राइट? तो अब हमें चाहिए कि मैं इस डॉकर फाइल से अपना इमेज क्रिएट करूं। उसके लिए आपके पास एक कमांड होता है दैट इज डॉकर बिल्ड। डॉकर बिल्ड इज द कमांड टू बिल्ड अ इमेज। तो हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है? डॉकर देन बिल्ड इज द कमांड टू बिल्ड द इमेज। उसके बाद आप इमेज पे कुछ भी टैग सेट कर सकते हो। टैग इज जस्ट टू आइडेंटिफाई द इमेज, मतलब कुछ भी नाम। तो मैं सबसे पहला अपना जो टैग स्पेसिफाई कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने नाम तो दे रखा है my-app, लेकिन मैं अपने पाइथन वेब एप्लीकेशन का पहला इमेज क्रिएट कर रही हूँ, मतलब पहला वर्जन क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एक वर्जन स्पेसिफाई किया है दैट इज 1.0। ओके, नेक्स्ट टाइम जब मैं MySQL से कनेक्टिविटी बताऊंगी तो वहां पे हम इसका नाम चेंज कर देंगे 2.0। ओके, तो अब हम इसको ट्राई करते हैं सबसे पहले। ओके, डॉकर build, then specify the tag -t। ओके, इसके बाद हम कुछ भी नाम यहाँ पे देंगे। नाम दिया यहाँ पे my-app:1.0। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट। डॉट मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जो भी डॉकर फाइल है उससे आपको इमेज बिल्ड करना है। ओके, हिट एंटर।
तो यहाँ पे लेयर बाय लेयर मैंने आपको बताया था कि ये इमेज बिल्ड करता है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, इस इमेज को पुल किया। ओके, जो सबसे पहला आपका लाइन था, जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आपने डॉकर फाइल में दे रखा था, उसको इसने पुल किया फ्रॉम द पब्लिकली एक्सेसिबल डॉकर हब। उसकी टॉप पे इसने चेंजेस किए। राइट, हो गया। तो अगर आपने कोई इमेज बिल्ड किया है तो आप उसको किस कमांड से देख सकते हो, ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको बताया था, डॉकर इमेजेस। ओके, आपको यहाँ पे दिख गया। राइट, ये वाला इमेज आपने बिल्ड किया, उसके बाद पब्लिकली एक्सेसिबल डॉकर हब से एक इमेज को पुल किया अभी आपके ये लास्ट वाले कमांड में, दैट इज दिस वन। तो ये भी यहाँ पे आपको पुल होके दिख रहा है। नेक्स्ट टाइम अगर आप न्यू वाला वर्जन बिल्ड करोगे तो ये इमेज दोबारा नहीं क्रिएट होगा, दोबारा नहीं पुल होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके कैशे में प्रेजेंट है, तो ये दोबारा पुल नहीं करेगा और आपका फास्ट होगा नेक्स्ट टाइम डॉकर बिल्ड। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड के बारे में। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अब मुझे इस पाइथन वेब एप्लीकेशन का मैंने इमेज तो बिल्ड कर लिया है, अब मुझे उसको रन करना है इनसाइड द कंटेनर। रन कैसे करते हो, रन के लिए हमारे पास कमांड होता है डॉकर रन, ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था। डॉकर रन देन द इमेज नेम और उसका टैग आपको ऐसे स्पेसिफाई करना है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉकर रन, इसके बाद आपके पास इमेज है ये वाला। ओके, यहाँ पे ओके, उसके बाद हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे टैग 1.0। ओके, इसके बाद हमें एक और चीज स्पेसिफाई करना है, दैट इज द पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर क्यों स्पेसिफाई करना है, क्योंकि मुझे इस पाइथन वेब एप्लीकेशन को अपने होस्ट मशीन से एक्सेस करना है। ओके, फुल मशीन गूगल क्रोम, वहां से हमें एक्सेस करना है, तो हमें पोर्ट मैप करना होगा। पोर्ट मैं कैसे मैप करूंगी, उसके लिए मैंने लास्ट टाइम आपको एक फील्ड बताया था, दैट इज -p। यहाँ पे सबसे पहले आपको होस्ट पोर्ट मेंशन करना है, मतलब ये जो पर्टिकुलर आपका वेब एप्लीकेशन है वो आपके इस Amazon लिनक्स मशीन पे किस पर्टिकुलर पोर्ट पे चलेगा। तो मैंने मान लो स्पेसिफाई किया 5001। ओके, एंड उसके बाद मैं आपको मैप करना है कंटेनर पोर्ट को। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि पाइथन वेब एप्लीकेशन जो है वो 5000 पोर्ट पे चलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5000 लिखा है। 5000 मीन्स इनसाइड द कंटेनर, 5001 मीन्स ये Amazon लिनक्स मशीन जो आपने क्रिएट किया है उस पे 5001 पे एक्सेसिबल है। इसके बाद हम इसको रन करेंगे इन द डिटैच मोड। ओके, लेट्स हिट एंटर। यहाँ पे आपका कंटेनर जो है वो चल पड़ा। ओके, अब आप उसको कैसे देख सकते हो कि ये कंटेनर चल रहा है या नहीं, उसके लिए कमांड होता है डॉकर ps। ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अभी 9 सेकेंड अगो आपने इस पर्टिकुलर कंटेनर को स्टार्ट किया है। अब इस पर्टिकुलर पाइथन वेब एप्लीकेशन को हमें एक्सेस करना है फ्रॉम माय सिस्टम, मींस फ्रॉम माय विंडोज सिस्टम। उस वन थिंग टू नोटिस ओवर हियर कि जो मैंने यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किया था उसमें मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप अटैच किया। राइट, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप। इस सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने क्या स्पेसिफाई किया है, करेंटली यहाँ पे मैंने एक इनबाउंड रूल क्रिएट किया। ओके, और इस इनबाउंड रूल में मैंने ऑल टीसीपी कनेक्शन को अलाउ कर रखा है। राइट, कि सारे जितने भी टीसीपी कनेक्शन होंगे वो इस पर्टिकुलर मशीन पे अलाउड है। अगर आप चाहते हो तो स्पेसिफिकली 5001 पोर्ट जिसपे हमारा पाइथन वेब एप्लीकेशन चल रहा है उसको सिर्फ यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अदरवाइज मैंने अपने सिर्फ ट्रायल पर्पस के लिए यहाँ पे ऑल टीसीपी को अलाउ कर रखा है इन द इनबाउंड रूल। आप अगर चाहते हो तो सिर्फ 5001 पोर्ट को भी एक्सप्लिसिटली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ओके, उसके लिए आप क्या करते हो, जब भी आप कोई पर्टिकुलर मशीन क्रिएट करते हो या इंस्टेंस क्रिएट करते हो ऑन द AWS क्लाउड, आपको यहाँ पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिलती है। ओके, उसी पब्लिक आईपी एड्रेस से यहाँ पे आप क्लिक करो ऑन द इंस्टेंसेस, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को जहाँ पे मेरा डॉकर इंस्टॉल्ड है और वहीं पे मैं अपना पाइथन वेब एप्लीकेशन इनसाइड द कंटेनर रन कर रही हूँ। राइट, तो यहाँ पे हमें ये पब्लिक आईपी को कॉपी करना है, इसके बाद हमें न्यू टैब खोलना है और यहाँ पे HTTP, उसके बाद ये डाला कोलन देन /, इसके बाद जो आपकी पब्लिक आईपी है उसको डाली, उसके बाद हमारा इसके बाद हमने कोलन डाला, उसके बाद हमारे Amazon लिनक्स मशीन दैट इज होस्ट मशीन पे हमने किस पर्टिकुलर पोर्ट पे अपने वेब सर्वर को रन किया है, दैट इज 5001। ओके, इसके बाद हमने एंटर किया और आपको यहाँ पे आपका जो पाइथन वेब एप्लीकेशन है वो रन होता हुआ दिख रहा है। राइट, अब आप यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन लाइक नेम डाल सकते हो, देन यहाँ पे कोई भी मेल एड्रेस डाल सकते हो। ओके, लेट्स हिट सबमिट। सबमिट इज द पोस्ट रिक्वेस्ट।
ओके, तो आपको यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ? दैट इज द सक्सेस, जो हमने अपने कोड में लिख रखा था, ये सक्सेस वाला मैसेज, राइट? तो यही आपका ओवरऑल पाइथन वेब एप्लीकेशन का कोड है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो भी मैंने स्पेसिफाई किया था इनसाइड द डॉकर फाइल। यहाँ पे मैंने ये सारे इंस्ट्रक्शन लिख रखा है, राइट? सबसे पहले आप देखो डॉकर पीएस, ये हो गया आपका कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर हम लॉग इन करते हैं डॉकर एग्जैक्ट, IT is for interactive terminal and then the container ID, और उसके बाद आपको क्या मेंशन करना है? हाइफन हाइफन bin bash, bin bash या फिर sh भी आप कर सकते हो। ओके, द एग्जीक्यूटेबल फाइल इज अननोन। ओके, ये हटा दिया। ओके, तो नाउ वी आर इनसाइड द कंटेनर। अभी तक आप Amazon Linux मशीन पे थे, अब आप इनसाइड द कंटेनर हो। यहाँ पे टाइप करो env। ओके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट? जो आपने env डॉकर फाइल के अंदर सेट किया था वो env आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट? इनसाइड द कंटेनर भी ये सेट हो गया है, ठीक है? इसके बाद हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया था। कौन सा डायरेक्टरी? दैट इज home/app। फाइन, इस डायरेक्टरी के अंदर हम जाते हैं। ओके, यहाँ क्लियर किया स्क्रीन। ओके, यहाँ pwd किया, यहाँ पे ls करो। तो जो भी कंटेंट हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में था ऑन द होस्ट मशीन, वो सारा कुछ कॉपी हो गया इनसाइड द कंटेनर। किस पर्टिकुलर पाथ में? home/app। हमने यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट किया था, राइट? और उस डायरेक्टरी के अंदर सारा कुछ कॉपी किया था। ये सारा कुछ हमारे, ऐसा कि हम आप देख सकते हैं कि कंटेनर के अंदर सारा कुछ एग्जीक्यूट हो गया था, राइट? अब आप चाहो तो इस पर्टिकुलर कंटेनर से एग्जिट कर सकते हो। आप अपने Amazon Linux मशीन पे आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है? डॉकर पीएस करो। अगर आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर कंटेनर को हम स्टॉप कर दें तो डॉकर स्टॉप, ये सारा कुछ मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बता दिया था। डॉकर स्टॉप एंड देन द कंटेनर आईडी। ओके, सो आई होप कि आपको डॉकर फाइल का कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम पाइथन वेब एप्लीकेशन और MySQL को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बना सकते हैं, कैसे दोनों को हम एक ही नेटवर्क में डिप्लॉय करेंगे ताकि दोनों के बीच में कनेक्शन बन पाए। ओके, तो जो भी आप इंफॉर्मेशन अभी आप डाल रहे थे, नेम एंड ईमेल, सारा कुछ जाके MySQL में सेव हो जाएगा। ओके, वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। वहां पे हम डॉकर कंपोज के बारे में जानेंगे। देन हमारे पास डॉकर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आता है, उसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। ओके, इसमें हम क्या बात करने वाले हैं? ओवरऑल डॉकर कहाँ पे क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ओवरऑल मैं आपको बताने वाली हूँ कि वर्कफ्लो इन द रियल टाइम कैसा होता है, कैसे आप डिप्लॉयमेंट करते हो इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी एक पाइथन वेब ऐप का एक इमेज आपको बिल्ड करके दिखाया था। उसमें हमने कुछ कोडिंग भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और उसके टॉप पे फिर हमने उसका इमेज बिल्ड किया और उस इमेज को इनसाइड द कंटेनर रन किया था, राइट? बट नॉर्मली तो केसेस होते हैं जब भी आप कोई पाइथन वेब ऐप रन करते हो तो उसके डेटा को आप किधर स्टोर करना चाहते हो। तो मैं चाहती हूँ कि उसका डेटा मैं MySQL में स्टोर करूं। MySQL इज अ डेटाबेस जहां पे जो भी आप इंफॉर्मेशन लाइक नेम, ईमेल आईडी, ये सारे यूजर्स डिटेल जो आप पाइथन वेब ऐप में डाल रहे थे लास्ट टाइम, वो सारा कुछ स्टोर हो इनसाइड द MySQL डेटाबेस। अगेन MySQL डेटाबेस कहां पे रन करेगा? इनसाइड द कंटेनर, जो कि सेम सर्वर पे हम रन करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने यही चीज मेंशन किया है कि ये मान लो आपका लोकल सिस्टम है। ओके, जो ये मेरा फिजिकल मशीन जो मैं विंडोज अभी यूज कर रही हूँ वो हो गया डेवलपर का लोकल मशीन, राइट? तो यहाँ पे डेवलपर क्या कर रहा है? डेवलपर इज डेवलपिंग अ पाइथन वेब ऐप विच इज सेविंग द डेटा टू MySQL। ये हमने लास्ट टाइम भी कर लिया था कि पाइथन वेब एप्लीकेशन का कोड आप कैसे लिखोगे, बट इस टाइम हमने क्या एडिशन किया? उसको हमने MySQL में डेटा स्टोर करने का कॉन्फ़िगरेशन भी डाला। Developer is building the Python app using his localhost machine and using MySQL from the publicly available Docker image. But मैं क्या करने वाली हूँ? Python web app का इमेज तो हमने लास्ट टाइम बिल्ड किया ही था। अब मैं MySQL का एक इमेज पब्लिकली एक्सेसिबल डॉकर हब से उठाऊंगी और उन दोनों चीजों को, मीन्स दोनों इमेज को इनसाइड द कंटेनर रन कर। अब क्या होता है कि जो पाइथन वेब ऐप का कोड लिखा था डेवलपर ने, उसको डेवलपर ने कमिट किया इनसाइड सम वर्जन कंट्रोल सिस्टम लाइक गिट। ओके, गिट हो गया, बिट बकेट हो गया। यहाँ पे डेवलपर ने कोड को कमिट कर दिया। कौन से कोड को कमिट किया? पाइथन वेब एप्लीकेशन का कोड को कमिट किया। ओके,
जैसे ही ये चीज गिट में कमिट होगा, वहां पे हमने वेब हुक डाल रखा है इनसाइड द जेनकिंस पाइपलाइन, कि जो भी यहाँ पे ऑलरेडी आपने कोड डाला उस कोड को जेनकिंस पाइपलाइन उठाएगा और उस कोड से एक इमेज बिल्ड करेगा। ओके, तो जेनकिंस बेसिकली इस इमेज को बिल्ड करेगा, मीन्स पाइथन वेब एप्लीकेशन के इमेज को बिल्ड करेगा, और उसकी उस पर्टिकुलर वर्जन जो आपने इमेज को बिल्ड किया उसको कहाँ पुश करेगा? आप या तो डॉकर हब पे पुश कर सकते हो, या फिर आप प्राइवेट रजिस्ट्रीज, जो कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट रजिस्ट्रीज ही हम लोग यूज करते हैं, अमेजन का ECR है, वहां पे आप उसको पुश कर दोगे, या GCP में GCR होता है, वहां पे पुश होता है। ओके, अब जेनकिंस ने वहां पे पुश तो कर दिया इमेज को। अब क्या होगा, जो भी आपके सर्वर्स हैं जहां पे फाइनली आपका एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना है इनसाइड द कंटेनर, उस पर्टिकुलर सर्वर पे ये वाले इमेज को पुल करेगा और वहां पे रन करेगा उस इमेज को इनसाइड द कंटेनर, राइट? तो ओवरऑल इस तरह से फ्लो चलता है इन द रियल टाइम। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको हालांकि जेनकिंस का पाइपलाइन अभी नहीं क्रिएट करके दिखाऊंगी, ये हम लोग जेनकिंस के प्लेलिस्ट में सेपरेटली बात करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगी कि डेव सर्वर पे कैसे उस इमेज से आप एक कंटेनर के अंदर उसको रन कर सकते हो, कैसे MySQL और पाइथन वेब ऐप के बीच में कनेक्टिविटी बनाओगे, क्योंकि दोनों सेपरेट सेपरेट कंटेनर में रन होगा, बट कनेक्टिविटी उनके बीच में कैसे बनाना है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आई होप कि ओवरऑल फ्लो आपको समझ में आ गया होगा। सेम वे अगर आपके पास क्यूबरनेटिस का क्लस्टर होता है तो भी सेम काम होता है, जेनकिंस का पाइपलाइन ही उस चीज को डिप्लॉय करता है इनसाइड द क्यूबरनेटिस क्लस्टर, मींस इनसाइड द पॉड। ये मैंने क्यूबरनेटिस के लेक्चर्स में आपको इन डिटेल बताऊंगी, अभी हम सिर्फ इनसाइड द डॉकर कंटेनर बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि लोकल डेवलपमेंट यूजिंग द डॉकर कंटेनर। आपके पास क्या है, एक पाइथन वेब एप्लीकेशन का कंटेनर है जो हमने लास्ट टाइम भी डिप्लॉय किया था। ठीक है, और उसका डेटा किधर स्टोर हो रहा है, इनसाइड द MySQL डेटाबेस कंटेनर, दोनों अलग अलग कंटेनर में रन कर रहा है, राइट? नीड टू डिप्लॉय बोथ द कंटेनर ऑन सेम डॉकर नेटवर्क सो दैट कंटेनर्स कैन टॉक टू ईच अदर। यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मान लो कि आप होस्ट पे दोनों कंटेनर को अलग अलग रन कर रहे हो, राइट? लेकिन ये दोनों कंटेनर को कम्युनिकेट तो आपस में करना है, तो आप क्या करोगे, दोनों कंटेनर्स को इनसाइड द सेम डॉकर नेटवर्क डिप्लॉय करोगे, ताकि सिर्फ आप कंटेनर के नाम से ही एक्सेस कर सको दूसरे कंटेनर को। अगर पाइथन वेब एप्लीकेशन को MySQL कंटेनर को एक्सेस करना है तो सिर्फ MySQL का कंटेनर नेम ही काफी है, आपको कुछ IP पोर्ट मेंशन करने का जरूरत नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों कंटेनर को सेम नेटवर्क में डिप्लॉय करेंगे, दैट इज सेम डॉकर नेटवर्क। ओके, ये मैं आपको बताऊंगी कैसे डॉकर नेटवर्क क्रिएट करना है और कैसे दोनों कंटेनर को इनसाइड द सेम डॉकर नेटवर्क डिप्लॉय करना है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं डॉकर नेटवर्क बेसिकली क्या होता है। अब जब भी आप डॉकर इंस्टॉल करते हो तो जो भी कंटेनर्स उसके अंदर डिप्लॉय होते हैं वो सारे एक आइसोलेटेड डॉकर नेटवर्क के अंदर डिप्लॉय होते हैं। अगर इफ डिप्लॉय टू कंटेनर इन द सेम नेटवर्क दे कैन टॉक टू ईच अदर विद जस्ट देयर कंटेनर नेम्स, नो पोर्ट और IP इज रिक्वायर्ड। ओके, मान लो आपने पाइथन वेब ऐप का एक कंटेनर है, एक MySQL का डेटाबेस का कंटेनर है, तो अगर आप चाहते हो कि ये दोनों कंटेनर आपस में बात कर सके तो सेम डॉकर नेटवर्क में आप इसको डिप्लॉय करो। और इसको कैसे एक्सेस करना है पाइथन वेब एप्लीकेशन को, ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था, दैट इज Amazon लिनक्स मशीन का पब्लिक IP, और उसके बाद जो पोर्ट आपका होस्ट मशीन पे आपने मैप किया है उससे आप इस पाइथन वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। और ये पाइथन वेब ऐप MySQL को कैसे एक्सेस करेगा, जस्ट आपको इसका MySQL कंटेनर का नाम पास करना है, ये मैं आपको कोड में बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कोई डॉकर नेटवर्क आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। जब भी आप किसी मशीन पे डॉकर इंस्टॉल करोगे तो वहां पे आपको कुछ बाय डिफॉल्ट डॉकर नेटवर्क्स दिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे डॉकर नेटवर्क LS। अगेन यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक Amazon लिनक्स मशीन क्रिएट किया था और वहां पे मैंने उसके बाद उस Amazon लिनक्स मशीन पे डॉकर इंस्टॉल करके रखा है, राइट? यहाँ पे अभी मेरा डॉकर जस्ट मैंने इंस्टॉल किया है तो शायद इसकी सर्विस रनिंग नहीं है, तो सबसे पहले हमें डॉकर की सर्विस को रन करना होगा। ओके, अब स्टार्ट हो गया, अब हम टाइप करते हैं डॉकर नेटवर्क LS। तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट नेटवर्क्स क्रिएट होते हैं जब भी हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मशीन। बट अभी मैं ये नेटवर्क्स जो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है डॉकर इंस्टॉलेशन के साथ उसको यूज नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, मैं खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करूंगी। वो कैसे करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सेम चीज, डॉकर नेटवर्क LS। डॉकर प्रोवाइड्स few network by default. Using this command we can see all the default network provided by the Docker installation.
तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड के बारे में कि अगर आपको कोई नया डॉकर नेटवर्क क्रिएट करना है तो आप कैसे करोगे। उसके लिए आपके पास कमांड है डॉकर नेटवर्क क्रिएट एंड देन द नेटवर्क नेम। अब मैं अपने एग्जांपल में डॉकर नेटवर्क का नाम ले रही हूँ टेस्ट-नेटवर्क। तो हम क्या करेंगे, सेम नाम से एक नया नेटवर्क क्रिएट करेंगे इनसाइड आवर Amazon लिनक्स मशीन। तो सबसे पहले डॉकर नेटवर्क क्रिएट, इसको कॉपी करते हैं। ओके, यहाँ पेस्ट किया। इसके बाद नेटवर्क का नाम, यहाँ पे मैंने सेम नेटवर्क का नाम लूंगी टेस्ट-नेटवर्क। ओके, ये हो गया हमारा नेटवर्क का नाम। ओके, एंटर। अब आप जब ls करोगे तो आपको दिखेगा नया वाला नेटवर्क जो आपने क्रिएट किया है। ओके, ये वाला टेस्ट-नेटवर्क, राइट। अब बात करते हैं कि कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, MySQL डिप्लॉय करना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, पाइथन वेब एप्लीकेशन भी रन करना है इनसाइड द सेम नेटवर्क। तो सबसे पहले जब भी आप रन करोगे MySQL, वो कैसे करना है ये मैंने पहले शायद फर्स्ट वाले वीडियो में भी बताया था, बट अगेन हम दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बता रहे हैं तो मैं आपको सेम रिपीट करती हूँ। ओके, उसके लिए कमांड है डॉकर रन। डॉकर रन क्यों यूज करते हैं, ताकि आप कोई भी कंटेनर रन कर सको। नेम हम क्या कंटेनर का सेट कर रहे हैं, sub-mysql2, कुछ भी हम नाम दे रहे हैं अवर MySQL कंटेनर को। उसके बाद हम यहाँ पे हाइफन नेटवर्क से क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये जो कंटेनर है वो डिप्लॉय होना चाहिए टेस्ट-नेटवर्क के अंदर जो अभी हमने क्रिएट किया। ओके, इसके बाद हम कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर रहे हैं हमारे MySQL कंटेनर के अंदर। वो एनवायरमेंट वेरिएबल क्या क्या है, सबसे पहले MySQL का रूट पासवर्ड। क्या मैं पासवर्ड सेट करना चाहती हूँ MySQL का। जब भी हम MySQL इंस्टॉल करते हैं, अगर आप अपनी विंडोज मशीन में भी इंस्टॉल करोगे, वहां पे आपको रूट पासवर्ड स्पेसिफाई करना पड़ता है। वही रूट पासवर्ड हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, mysecret-pw, आप कुछ भी डाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट एनवायरमेंट वेरिएबल हम क्या सेट कर रहे हैं, एक MySQL डेटाबेस दैट इज वर्डप्रेस। कि जब भी MySQL कंटेनर स्टार्ट हो, मतलब MySQL जो आप इंस्टॉल कर रहे हो और वो फर्स्ट टाइम जब वो कॉन्फ़िगर हो, तो कुछ डिफॉल्ट डेटाबेसेस तो हो ही, लेकिन आप चाहते हो कि एक और डेटाबेस बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो और उस डेटाबेस का नाम क्या है, वर्डप्रेस। ओके, तो जब आप इस कंटेनर के अंदर जाओगे यूजिंग डॉकर exec कमांड, वहां पे आप जब शो डेटाबेसेस करोगे, दैट इज अ कमांड टू शो ऑल द डेटाबेस इन योर MySQL, तो आप देखोगे कि एक डेटाबेस क्रिएट हुआ है दैट इज कॉल्ड एज द वर्डप्रेस। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं इन द डिटैच मोड, और इसके बाद हम नाम दे रहे हैं अपने इमेज का। ये इमेज क्या है, MySQL इज द इमेज। MySQL इमेज कहां से ये पुल करेगा आपका Amazon लिनक्स मशीन, फ्रॉम द पब्लिकली एक्सेसिबल डॉकर हब। अब ये जो इतने भी मैंने आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे दिखाया, जब भी आप इस इमेज को सर्च करोगे इन द डॉकर हब, वहां पे आप उसको पेज को पढ़ भी सकते हो, वहां पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कि ये सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल का क्या मतलब है। मैंने इन ब्रीफ ऑलरेडी आपको फिर भी बता दिया। तो अब मैं इसको कॉपी करती हूँ और वहां पे इसको रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पेस्ट किया। तो अब आप देख सकते हो कि MySQL इमेज जो था इस पर्टिकुलर मशीन पे नहीं था, तो सबसे पहले इसने पुल किया MySQL का लेटेस्ट इमेज फ्रॉम द पब्लिकली एक्सेसिबल डॉकर हब, और उसके बाद इनसाइड द कंटेनर इस MySQL को रन कर देगा, ठीक है। अब आपका कंटेनर सेटअप हो गया है। अब आप रन करो डॉकर ps, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये MySQL कंटेनर जो है वो अप एंड रनिंग है, राइट। ओके, अब मैं क्लियर करती हूँ स्क्रीन को। अब आपका क्या हुआ, MySQL कंटेनर तो रन कर रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि पाइथन वेब एप्लीकेशन को भी इनसाइड द कंटेनर रन करे। ओके, तो लास्ट टाइम जब मैंने पाइथन वेब एप्लीकेशन का कोड आपको दिखाया था, तो उसमें आपको MySQL के कनेक्टिविटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था। तो सबसे पहले हमें अपने कोड को मॉडिफाई करना है और MySQL से कनेक्टिविटी का कोड उसमें डालना है अपने पाइथन वेब एप्लीकेशन में, ठीक है। ये कोड का आधा हिस्सा तो मैंने आपको बताया था, बट मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक है। फ्लास्क क्या है, फ्लास्क एक मॉड्यूल है जिससे पाइथन में वेब एप्लीकेशन को रन होने के लिए काम आता है, ठीक है। अब आप इसमें MySQL से कनेक्टिविटी बना रहे हो, तो पाइथन में एक मॉड्यूल होता है दैट इज कॉल्ड एज अ MySQL मॉड्यूल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उसको इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि पाइथन जो है कम्युनिकेट कर सके विद द MySQL। ओके, इसके बाद कुछ हम OS लेवल पे भी काम करेंगे, जैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए पाइथन एक मॉड्यूल आपको देता है दैट इज कॉल्ड एज द OS मॉड्यूल। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अपने फ्लास्क मॉड्यूल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया दैट इज कॉल्ड एज द ऐप।
इसके बाद हम कुछ ऐप में कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे। किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हम सेट कर रहे हैं ऐप के अंदर? सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला MySQL होस्ट। इस पाइथन वेब एप्लीकेशन को कौन से होस्ट से कनेक्ट करना है, कौन से MySQL के होस्ट से कनेक्शन करना है। मैंने आपको बताया कि अगर आप 2 कंटेनर्स को सेम डॉकर नेटवर्क में डिप्लॉय करते हो तो सिर्फ नाम ही काफी है दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने अपने कंटेनर का यहाँ पे नाम क्या डाल रखा था, डॉकर PS से आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने नाम डाला है sum-mysql2। तो यहाँ पे मैंने ये सेम नाम यहाँ पे स्पेसिफाई किया, sum-mysql2। उसके बाद क्या कॉन्फ़िगरेशन हमने सेट किया है, MySQL यूजर, MySQL पासवर्ड, MySQL DB। ये तीनों वैल्यूज कहां से आ रही है बेसिकली, ओके। जब आप डॉकर फाइल लिखोगे इस पाइथन वेब एप्लीकेशन का, जो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको बताया था, तो वहां पे आप इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट कर सकते हो डॉकर फाइल में। इस इन्वायरमेंट वेरिएबल में हमने क्या डाला है, MySQL यूजर इज द रूट, बाय डिफॉल्ट रूट ही होता है MySQL का यूजर। उसके बाद पासवर्ड हमने यहाँ पे क्या सेट किया था लास्ट वाले, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे पासवर्ड हमने क्या दिया है, mysecret-pw। उसके बाद MySQL DB क्या है, यहाँ पे हमने जो सेट किया था वर्डप्रेस। ये सारा कुछ हमने डॉकर फाइल में इन्वायरमेंट वेरिएबल के सेक्शन में डाल दिया है, ठीक है। इसी सबको जब आप इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर डालते हो तो इन्वायरमेंट वेरिएबल को कोड में कैसे एक्सेस करना है, यूजिंग द OS मॉड्यूल, os.environ ऐसे करके आप एक्सेस कर सकते हो कोई भी जो इन्वायरमेंट वेरिएबल आपने इनसाइड द डॉकर फाइल सेट करके रखा है, मतलब इनसाइड द कंटेनर आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट है, कैसे उसको एक्सेस करना है, यूजिंग द OS मॉड्यूल। तो ऐसे करके मैंने तीनों इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस कर लिया, ओके। उसके बाद इस ऐप को जब भी आपको कॉन्फ़िगर करना है थ्रू द MySQL, तो ये सिंटेक्स है आपका, ठीक है। इसके बाद मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आप नेम और ईमेल आईडी वहां पे एंटर कर सकते हो। जब भी आपका वेब एप्लीकेशन रन हो रहा है वहां पे आप 2 चीजें डालोगे, नेम और उसके बाद ईमेल एड्रेस। अब जब वो दोनों इंफॉर्मेशन आपने वहां पे डाल दिया, तो जब आपका दोनों इंफॉर्मेशन वहां पे डल गया तो ये सारे कमांड्स आपके चलेंगे और लास्ट में एक MySQL की क्वेरी रन होगी। उस क्वेरी का नाम क्या है, इंसर्ट इनटू। अगर आप MySQL ऑलरेडी जानते हो कि MySQL में कैसे क्वेरीज रन होती है, तो वहां पे आपको पता होगा कि इंसर्ट एक कमांड होता है, दैट इज कॉल्ड एज MySQL क्वेरी। जो भी नेम और अपने ईमेल आईडी वहां पे डाला, वो दोनों इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस के एक टेबल के अंदर स्टोर होता है इनसाइड द MySQL। तो हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया है, दैट इज कॉल्ड एज द यूजर्स। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि टेबल कैसे क्रिएट करना है। उस टेबल के अंदर हमने नेम और ईमेल डाल दिया, जो आप UI में वहां पे लास्ट टाइम वाले लेक्चर में एंटर कर रहे थे, उसको हमने UI से उठा के यहाँ पे इनसाइड द डेटाबेस स्टोर कर लिया है, ओके। तो ये क्वेरी यहाँ पे फाइनली आपकी रन हो गई थ्रू द कोड। मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ, लास्ट टाइम जब आप नेम और ईमेल एड्रेस डाल रहे तो वो किधर भी स्टोर नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार क्या होगा, यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी रन होगी थ्रू दिस कोड और वो इंसर्ट क्वेरी आपके इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इनसाइड आवर डेटाबेस दैट इज वर्डप्रेस, उसके अंदर एक टेबल होगा दैट इज कॉल्ड एज द यूजर्स टेबल, उसके अंदर जाके ये दोनों वैल्यूज को स्टोर कर देगा। ये सारा कुछ हम करके देखेंगे और व्यू भी देखेंगे, ठीक है, कैसे होता है। अगेन ये पाइथन वेब एप्लीकेशन का इमेज बनाने के लिए आपको एक डॉकर फाइल चाहिए। डॉकर फाइल मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि कैसे क्रिएट करना है। सेम डॉकर फाइल यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, बस यहाँ पे मैं 3 इन्वायरमेंट वेरिएबल जिसका भी हमने बात किया उसको यहाँ पे सेट कर रहे हैं, ओके। उसके बाद सेम index.html में क्या है, जो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, नेम और ईमेल का 2 हमने बॉक्सेस बनाए हैं और लास्ट में एक सबमिट बटन क्रिएट किया है। ये है index.html। ये सारा कोड मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ओके। यहाँ पे जब आप ls करोगे, यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट कर लिया है। आप चाहो तो Amazon Linux मशीन पे कोड को डायरेक्टली क्लोन कर लेना, सेम कोड मैं रख दूंगी गिटहब पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद इस इमेज को बिल्ड करने से पहले हम कुछ कमांड्स को देखते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया, राइट, कि यूजर्स टेबल होना चाहिए, उसके अंदर हम ये डेटा स्टोर करेंगे। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैनुअली एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ, यूजर्स टेबल। वर्डप्रेस डेटाबेस तो आपने क्रिएट कर रखा है यहाँ से, राइट। आपने यहाँ पे जब यहाँ पे कंटेनर जो आपने रन किया, यहाँ पे आपने डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया, तो डेटाबेस हमें मिल जाएगा इनसाइड द कंटेनर। लेकिन अभी आपने टेबल नहीं क्रिएट किया है, यूजर्स टेबल नहीं क्रिएट किया है। वो आपको कैसे करना है मैं आपको अभी ये बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका ये हो गया, राइट,
ये है आपकी कंटेनर। सबसे पहले हम इस MySQL कंटेनर के अंदर जाते हैं, docker exec -it एंड देन द कंटेनर नेम, और उसके बाद आपको डालना है bin sh। ओके, एंटर किए। अब हम आ गए हैं इनसाइड द कंटेनर। यहाँ पे हमें कुछ कमांड्स रन करने हैं। ओके, वो कमांड्स क्या है? सबसे पहले आपको जाना है MySQL के टर्मिनल में। उसके लिए आपके पास ये कमांड होता है, ये कमांड हम यहाँ पे रन करते हैं। इस कमांड में हम क्या करें बेसिकली कि सबसे पहले हम लिख रहे हैं MySQL। ओके, ये कंटेनर है जिसके अंदर MySQL चल रहा है, तो MySQL का जो टूल है वो तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, इसलिए यहाँ पे MySQL कमांड चलेगा। उसके बाद होस्ट क्या है? लोकल होस्ट। इनसाइड द कंटेनर रन हो रहा है तो होस्ट तो बेसिकली होगा क्या? लोकल होस्ट। उसके बाद आप यूजर बाय डिफॉल्ट क्या डालते हो हमेशा MySQL को कनेक्ट करने के लिए? रूट। उसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे। पासवर्ड क्या होगा? ये सेम पासवर्ड my-secret-pw। ओके, यहाँ पे एंटर करो, ये आपको पासवर्ड पूछेगा, ये वाला हम पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं, एंटर करते हैं। ओके, अब क्या है कि आप कंटेनर के अंदर MySQL टर्मिनल के अंदर आ चुके हो। अब जो भी आप क्वेरी रन करोगे वो आपके MySQL के इंफॉर्मेशन को दिखाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो वर्डप्रेस डेटाबेस हमने क्रिएट किया था वो आया है या नहीं। शो डेटाबेसेस, आपको दिख गया राइट? वर्डप्रेस डेटाबेस क्रिएट हो गया है, ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वर्डप्रेस डेटाबेस को हमें यूज करना है। एक ये कमांड है जिसको आप रन कर देना बाय डिफॉल्ट, ये शायद लोअर वर्जन के लिए ये जरूरी है, जिसको आप जस्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो तो आपको कोई परमिशन का इश्यू नहीं आता है। सबसे पहले हमने ये कमांड रन कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमें कौन से डेटाबेस में काम करना है, किस पर्टिकुलर डेटाबेस में हमें अपने टेबल को क्रिएट करना है, दैट इज वर्डप्रेस, क्योंकि मैंने इसीलिए उसको क्रिएट ही किया है। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं यूज वर्डप्रेस। तो अब जो भी कमांड्स आप रन करोगे वो वर्डप्रेस डेटाबेस के अंदर रन होगा। ये हिट किया। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको यूजर्स टेबल क्रिएट करना है। कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। अब क्या हो रहा है, एक आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, टेबल का नाम आपने दिया यूजर्स। उस पर्टिकुलर यूजर में 2 कॉलम हम डालेंगे, नेम और ईमेल, क्योंकि हम 2 ही इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं जो कि हम अपने यूआई में एंटर कर रहे हैं। तो हमने बस 2 कॉलम क्रिएट किया, जिसका मैक्सिमम कैरेक्टर हमने स्पेसिफाई किया है 20, देन ईमेल का 40, इस तरह से कुछ भी रैंडम मैंने स्पेसिफाई किया है। अब एंटर करो। इसके बाद हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे इस पर्टिकुलर टेबल में है। अभी तो कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने अभी कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एम्प्टी सेट, कुछ भी आपका यहाँ पे रन नहीं हो रहा है, ये अभी एम्प्टी है यूजर टेबल। ओके, अब हम यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। एट द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर हमारा क्या होना चाहिए, जब भी आप वहां पे यूआई में नेम और ईमेल डालोगे तो आपके इस पर्टिकुलर यूजर्स टेबल के अंदर आपको डेटा दिखना चाहिए, लास्ट में यही होना चाहिए। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना इमेज बिल्ड करते हैं। इमेज किस चीज का बिल्ड करना है हमें? पाइथन वेब एप्लीकेशन का। लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने बिल्ड किया था, बट ये न्यू मशीन है तो हमें फिर से, क्योंकि मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट किया इनसाइड द डॉकर फाइल, तो नया हमें इमेज क्रिएट करना होगा। ओके, इमेज बिल्ड करना मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था। ये है इमेज बिल्ड करने का कमांड, इसको कॉपी किया, यहाँ पे गए, क्लियर करते हैं स्क्रीन। ओके, आपका डॉकर फाइल इसी पास में होना चाहिए, यहाँ पे पेस्ट किया। डॉकर बिल्ड एक कमांड है जिससे आप इमेज बिल्ड करोगे। नाम आप क्या दे रहे हो इमेज का? माई ऐप। उसका पहला वर्जन हम क्रिएट करें तो 1.0 मैंने दे दिया। डॉट का मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जो भी डॉकर फाइल है उसको ये ले लेगा। ओके, ये पता नहीं क्या कुछ कॉपी पेस्ट में इश्यू है, क्योंकि सेम चीज जब मैं टाइप करती हूँ तो ये चलता है। ओके, एंटर। अब आपका क्या किया, सबसे पहले वो पर्टिकुलर जो फ्लास्क मॉड्यूल वाला लिनक्स बेस इमेज था उसको इसने पुल किया डॉकर हब से। जो भी आपने स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर रखा है डॉकर फाइल में, सारा कुछ आपका यहाँ पे चल रहा है और आपको इमेज बिल्ड होके मिल जाएगा। ठीक है, हो गया सारा कुछ। अब आप देख सकते हो इनसाइड द डॉकर इमेजेस कमांड कि आपका इमेज क्रिएट हुआ है या नहीं। आपको दिख गया राइट कि आपका माई ऐप इमेज जिसका 1.0 वर्जन है आपने क्रिएट कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इस पाइथन वेब एप्लीकेशन को रन करना है इनसाइड द कंटेनर। वो हम लोग कैसे करने वाले हैं, उसके लिए हमारे पास कमांड है
डॉकर रन से तो कोई भी कंटेनर रन होता है, राइट। उसके बाद आप स्पेसिफाई करोगे इमेज का नाम। इमेज क्या है यहाँ पे, माई ऐप :1.0। उसके बाद आप स्पेसिफाई करोगे नेटवर्क का नाम। अगेन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको नेटवर्क का नाम सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो नेटवर्क में आपने MySQL डिप्लॉय किया उसी नेटवर्क में आप डिप्लॉय करोगे पाइथन वेब एप्लीकेशन। उसके बाद आपको पोर्ट मैप करना है। आपका Amazon Linux मशीन दैट इज द होस्ट मशीन, उस पे 5001 पे रन होगा ये पर्टिकुलर पाइथन वेब ऐप। बाय डिफॉल्ट इनसाइड द कंटेनर 5000 पे रन होता है, जो कि फ्लास्क मॉड्यूल में कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। उसके बाद आप इस पर्टिकुलर पाइथन वेब ऐप कंटेनर को कुछ नाम डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे नेम के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे, ओके। यहाँ पेस्ट किया, ओके। सबसे पहले आप देख लो लास्ट वाला कमांड क्या था, वहां पे हमें नेटवर्क का नाम मिल जाएगा, राइट। ओके, तो ये है आपका पर्टिकुलर कमांड। ये -d जाएगा स्टार्टिंग में, कहीं पे आप डाल दो, उसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम आ रही थी। अदरवाइज ये है आपका कमांड डॉकर रन। उसके बाद नेम में आप डाल दो कुछ भी नाम कंटेनर का, मैं यहाँ पे वेब ऐप डाल रही हूँ। पोर्ट मैप करो, उसके बाद डिटैच मोड में रन करो, देन सेम नेटवर्क नेम में स्पेसिफाई करो जिसमें आपका MySQL कंटेनर रन हो रहा था, राइट। यहाँ पे हमने सेम नेटवर्क में डिप्लॉय किया था MySQL कंटेनर को। उसके बाद आप स्पेसिफाई करो अपने इमेज का नाम और उसका टैग। अगर अब आप रन करोगे डॉकर PS तो आपको दिखेगा कि आपका MySQL भी रन हो रहा है, माई ऐप भी रन हो रहा है, मतलब पाइथन वेब एप्लीकेशन भी रन हो रहा है, और इन दोनों के बीच में हमने कनेक्टिविटी भी बनाया है। अब आप कैसे एक्सेस करोगे इस पाइथन वेब एप्लीकेशन को, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस पे। तो ये है हमारा पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस जहां पे हमारा रन हो रहा है सारे कंटेनर। इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ये है इसकी पब्लिक IP एड्रेस। अगेन मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप अटैच किया है। उस सिक्योरिटी ग्रुप में मैं इनबाउंड रूल में सारे TCP अलाउ कर रही हूँ, आप चाहो तो सिर्फ 5001 भी अलाउ कर सकते हो। http:// पेस्ट किया अपना IP एड्रेस जो कॉपी किया था, यहाँ पे फिर से :5001 एंटर किया। यहाँ पे अब आपको नेम और ईमेल अब यहाँ पे आपको नेम और ईमेल एड्रेस डालना है, जो कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी किया था, राइट। कुछ भी आप नेम डाल दो, यहाँ पे कुछ भी डाल दो ईमेल एड्रेस, देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन। अब ये जैसे ही सक्सेस प्रिंट हुआ तो सक्सेस के बिहाइंड द सीन आपका क्या एग्जीक्यूट हुआ, वो पर्टिकुलर MySQL क्वेरी जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था, ये पर्टिकुलर MySQL क्वेरी इंसर्ट इनटू यूजर्स टेबल में वो जो नेम और ईमेल एड्रेस है वो जाके स्टोर हो जाना चाहिए। इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ है या नहीं आपके इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर, उसको देखने के लिए सबसे पहले आप इस कंटेनर के अंदर जाओगे। उसको हमने अभी भी रन किया था, राइट, डॉकर exec कमांड, ये एंटर करो। उसके बाद आप MySQL टर्मिनल चाहते हो, ये वाला एंटर किया, MySecret-pw, ये है पासवर्ड MySQL का। यहाँ गए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाएंगे वर्डप्रेस डेटाबेस के अंदर। ये सारा कुछ मैंने अभी रन किया था, राइट, कुछ समय पहले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रन करो, अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल के अंदर हम देखते हैं क्या क्या डेटा है। आपको दिख गया, राइट। अभी आपने 3 बार वो इन्फॉर्मेशन डाला था, मैंने टेस्टिंग के लिए भी 1-2 बार डाल दिया, तो जितना बार भी आपने जो भी इन्फॉर्मेशन वहां पे डाला सारा कुछ आपका स्टोर हो गया इनसाइड दिस पर्टिकुलर डेटाबेस। तो दोनों अलग अलग कंटेनर में चल रहा था, लेकिन आपने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया और सारा डेटा जाके यहाँ पे स्टोर हो गया। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो आपने डेटा यहाँ पे स्टोर करके रखा है, वो जब आप कंटेनर को स्टॉप कर दोगे या कंटेनर को डिलीट कर दोगे तो ये डेटा वैनिश हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डेटा परसिस्ट करे तो कॉन्सेप्ट आता है डॉकर वॉल्यूम का, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप न्यू कंटेनर स्टार्ट करो तो ये सारे डेटा आपके रिकवर्ड हो जाए और नए वाले कंटेनर को भी मिल सके। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है डॉकर वॉल्यूम का, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल आपको बताऊंगी। आई होप कि अभी आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा कि रियल वर्कफ्लो में कैसे काम करता है डॉकर, कैसे आप एप्लीकेशंस डिप्लॉय करते हो इनसाइड द डॉकर कंटेनर, कैसे मल्टीपल कंटेनर के बीच में आप कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करते हो, कैसे उसको एक्सेस करते हो।
कैसे जेनकिंस पाइपलाइन सारा कुछ आपका ट्रिगर करता है, कैसे वो कॉन्फ़िगरेशंस लिखे जाते हैं, सारा कुछ पाइपलाइन रियल टाइम में कैसे कॉन्फ़िगर होता है, इन डिटेल भी मैं आपको बताऊँगी। जेनकिंस पाइपलाइन बहुत ईज़ी होता है, कुछ कमांड्स होते हैं जो सारा कुछ आप उस पाइपलाइन के अंदर ही डाल देते हो, यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वही काम होता है जेनकिंस पाइपलाइन का, ठीक है? ये मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको बताऊँगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डे 4 वीडियो ऑफ द डॉकर प्लेलिस्ट। तो आज कंप्लीटली मैं बात करूंगी व्हाट इज ऑल अबाउट डॉकर वॉल्यूम एंड कैसे अपने हम कस्टम इमेज को पुश कर सकते हैं ऑन द पब्लिक रिपोजिटरी दैट इज द डॉकर हब। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल डिस्कस कि हम लोग प्राइवेट रिपोजिटरी लाइक Amazon ECR उधर कैसे पुश कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट ओवरऑल सेम होगा। जैसे हम डॉकर हब में करते हैं उसी तरह से हम Amazon ECR में भी करेंगे। जस्ट ऑथेंटिकेशन विल कम इनटू द पिक्चर, दैट इज अ एक्स्ट्रा पार्ट लेयर, बट अगेन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द डॉकर वॉल्यूम। डॉकर वॉल्यूम का यूज़ क्यों पड़ता है? अभी आपने इतने सारे वैल्यूज़ अपने टेबल में स्टोर करे, राइट? लेकिन जब आप कंटेनर को स्टॉप कर दोगे एंड देन यू विल रिक्रिएट द कंटेनर, तो ये सारे वैल्यूज़ स्टोर्ड नहीं रहेंगे, ये सारे वैनिश हो जाएंगे, राइट? तो आप चाहते हो कि डेटा को स्टोर करना, दैट इज़ डेटा परसिस्टेंट हो, इस तरह से डेटाबेस से वैल्यूज़ डिलीट ना हो, आप चाहते हो उसको परसिस्टेंट करना। तो उस केस में कॉन्सेप्ट आता है डॉकर वॉल्यूम्स का। Container are stateless or non-persistent, means the data are lost when container are recreated, जो अभी मैंने आपको बताया। But in order to store the data, we need to know the concept of mounting. Mounting is actually a process by which an operating system makes files and directories on the storage device available for its user to access by the file system. By mounting a file or folder from the container file system to a file folder on the host file system, we can ensure that even if the container is removed, its data is persistent because the host would still be available. मान लो ये होस्ट मशीन आपका है, इस पर आप कोई रैंडम फाइल सिस्टम को माउंट कर सकते हो। जितना भी माई सिक्वल का जो मेन डेटा होता है जहाँ पे वो स्टोर होता है, राइट? तो माई सिक्वल का जो भी बैकअप होता है वो var lib माई सिक्वल में प्लेस्ड होता है। ये पार्ट में मैं आपको दिखा सकती हूँ, अभी हम एग्जैक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे माई सिक्वल, ओके, माई सीक्रेट -pw, ओके। यहाँ जाने की वैसे ज़रूरत नहीं, यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। ओके, हमें इसी पाथ में जाना है, cd var lib माई सिक्वल, ओके। ls करो, जो आपने वर्डप्रेस डेटाबेस क्रिएट किया था, जो भी एंड देन जो भी टेबल इंफॉर्मेशन होगा, सारा कुछ यहाँ पे प्लेस्ड होता है। अगर हम इस पर्टिकुलर फाइल पाथ को अगर किसी होस्ट पाथ से अगर हम रेप्लिकेट कर देते हैं या उसको माउंट कर देते हैं, तो जो भी डेटा यहाँ पे होगा वो आपके लोकल फाइल सिस्टम में भी रहेगा। ओके, तो जब आप नेक्स्ट टाइम कंटेनर को रीस्टार्ट करोगे तो वो होस्ट वाला पाथ से उसको उठा लेगा बैकअप, और इससे कोई मतलब नहीं रहेगा और नया वाला बैकअप आपके पास प्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है डॉकर वॉल्यूम का। कंटेनर इवन इट रीस्टार्ट, यहाँ से जो आपने जो रैंडम फाइल सिस्टम माउंट किया था ऑन द होस्ट सिस्टम, उससे वो रिक्रिएट कर लेगा नए वाले कंटेनर को और सारा उसके पास डेटा स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम थिंग, वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन द पार्ट ऑफ द होस्ट फाइल सिस्टम विच इज़ मैनेज्ड बाय द डॉकर। वॉल्यूम दो तरह का होता है, एनोनिमस एंड नेम्ड। अगर आपने नेम्ड वॉल्यूम वहाँ पे डाला है तो नेम वॉल्यूम में आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि किस नाम से आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने नेम्ड वॉल्यूम का स्टोर किया है, आप यहाँ पे -v फ्लैग पास करोगे और -v में आप डालोगे कि कौन सा आपको नेम्ड वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमने नाम डाल दिया है माई डेटा, और उसको हमने किससे माउंट किया है, var lib माई, जहाँ पे पूरा माई का डेटा स्टोर रहता है ताकि बैकअप वहाँ से आपको मिल जाए। ठीक है, अब जब भी माई डेटा आपके होस्ट मशीन पे कहाँ पे क्रिएट होता है, अंडर द var lib डॉकर वॉल्यूम्स। इस पाथ पे आप जाओगे होस्ट मशीन पे, यहाँ से एग्जिट करो कंटेनर से और यहाँ पे जाओ var lib डॉकर वॉल्यूम्स। ओके, यहाँ पे किया ls। तो यहाँ पे जब आप एनोनिमस वॉल्यूम का यूज़ करोगे तो एक आईडी जनरेट करके वहाँ पे वॉल्यूम आपका प्लेस हो जाएगा। मतलब जो भी डेटा आपके var lib माई में है वो डेटा आपके इस पर्टिकुलर पाथ में एक रैंडम आईडी से एक फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर आप नेम्ड वॉल्यूम डालते हो तो नेम्ड वॉल्यूम मतलब माई डेटा करके यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट होगा, उस फोल्डर के अंदर सारा डेटा आपका स्टोर हो जाएगा। कौन सा डेटा, दैट इज var lib माई फ्रॉम द कंटेनर। ओके फाइन, आई होप यू आर नाउ क्लियर।
अभी हम इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या कंटेनर यहाँ पे चल रहा है। ओके, सबसे पहले ये सारे कंटेनर को स्टॉप कर देते हैं ताकि पोर्ट का कोई इशू ना आए। देन नेम का भी कभी कभी इशू आता है क्योंकि वो यहाँ पे ऑल कंटेनर में आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से भी हटा देते हैं डॉकर RM। आप यहाँ पे नेम का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, डॉकर RM, देन यहाँ पे नेम भी डालोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि विथ सेम नेम यू कांट क्रिएट मल्टीपल कंटेनर्स। अब हम क्या करेंगे, एक और MySQL का कंटेनर रन करेंगे। इसको कॉपी करते हैं और इस टाइम हम लोग नेम्ड वॉल्यूम का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं वॉल्यूम मैपिंग। वॉल्यूम मैपिंग मतलब यहाँ पे हमने -v फ्लैग डाल रखा है। ये वाला जो है वो होस्ट वॉल्यूम है। होस्ट वॉल्यूम कहाँ पे, इस वाले पाथ में, where lib docker volumes, ये पाथ ऑन द होस्ट, दैट इज ऑन द EC2 इंस्टेंस। उसको हम मैप कहाँ कर रहे हैं, where lib MySQL इनसाइड द कंटेनर लेवल। ओके, उसके बाद हमने सेम किया है MySQL रूट पासवर्ड और MySQL डेटाबेस जो हमें क्रिएट करना है ड्यूरिंग द बूटअप ऑफ द कंटेनर। इसको एंटर करते हैं। ओके, तो अब जब हमारा ये पर्टिकुलर कंटेनर अप हो जाएगा, तो अगर हम इस पर्टिकुलर पाथ पे जाते हैं, राइट, ये वाला जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था, यहाँ अगर आप जाओगे, अब अगर हम इस पर्टिकुलर पाथ पे जाएंगे, दैट इज़ वी आर ऑलरेडी इनसाइड दिस पर्टिकुलर पाथ, यहाँ पे अगर आप ls करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक MySQL डेटा करके एक फोल्डर क्रिएट हुआ है क्योंकि हमने नेम्ड वॉल्यूम क्रिएट किया था। अब अगर हम MySQL डेटा के अंदर जाते हैं, यहाँ पे ls करते हैं, तो अगेन यहाँ पे एक फोल्डर है डेटा करके, यहाँ जाओ, यहाँ ls करो, तो दिखेगा कि ये जो वर्डप्रेस डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन है या कुछ और भी डेटाबेस रिलेटेड या जो टेबल आपने क्रिएट किया था, अभी तो हमने इस पर्टिकुलर कंटेनर पे नहीं क्रिएट किया है, अगर आप क्रिएट करोगे तो सारा कुछ बैकअप जो है वो इस पर्टिकुलर होस्ट पाथ पे अवेलेबल है। अगेन आप कंटेनर रिक्रिएट भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डेटा नेक्स्ट टाइम भी वो इसी पाथ से उठाएगा। तो सारा आपका डेटाबेस का बैकअप यहाँ पे ऑन द नोड लेवल प्रेजेंट है। ओके, ये बेसिकली क्या करता है, रेप्लिकेट करता है जो भी कंटेनर में ये वाला जो पाथ है where lib MySQL, यहाँ पे जो भी डेटा रिसाइड करेगा उसको मैप कर देगा ऑन द होस्ट लेवल इस पर्टिकुलर पाथ पे, जो कि अभी मैंने आपको स्पेसिफाई किया। ओके, where lib docker volumes, और इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट होगा MySQL डेटा, ठीक है। एंड देन द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि अपनी इमेज को पुश करने वाले हैं ऑन द डॉकर हब। ओके, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप देखोगे डॉकर इमेजेस तो आपको इतनी सारी इमेजेस मिलेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो इमेज है इसको हम पुश करें टू माई अकाउंट ऑन द डॉकर हब। सेम स्टेप होता है अगर आप Amazon ECR का प्राइवेट रिपोजिटरी यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे भी आप सेम स्टेप फॉलो करोगे। सबसे पहले आपको इसको टैग देना होगा, दैट इज डॉकर टैग। उसके बाद ये वाला जो है ना माई ऐप, देन 2.o, इसको हम क्या नेम देंगे, अपना नाम देंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो ये है मेरा पर्टिकुलर डॉकर हब का अकाउंट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रिपोजिटरी पे जाना होगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतनी सारी ऑलरेडी मेरी इमेजेस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपको इसी टाइप का यहाँ पे नाम डालना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे डालो अपने रिपोजिटरी का नेम। ओके, उसके बाद आप डालो कि किस नाम से आपको पुश करना है। तो मैं अगेन डाल देते हैं यहाँ पे फ्लास्क। ओके, एंटर किया तो ये टैग हो गया। ओके, आपने इस वाले इमेज को टैग कर दिया अपने रिपोजिटरी के नेम से, और उसके अंदर एक इमेज का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, बट यहाँ पे आपको रिपोजिटरी का नाम डालना पड़ेगा। पुल करने टाइम पे कोई ऑथेंटिकेशन का ज़रूरत नहीं था क्योंकि ये पब्लिक इमेज थी, लेकिन अगर आपको इसको पुश करना है तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे यूज़र नेम सेम है मेरा, तो मैंने ये डाल दिया। यहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे, जो पासवर्ड अपना डॉकर हब का पासवर्ड है। ओके, ये यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। लॉगिन इज सक्सेडेड, लॉगिन इज सक्सेस। इसके बाद हम पुश करेंगे इस पर्टिकुलर जो हमने नया वाला क्रिएट किया, राइट। तो इसको पुश कैसे करना है, डॉकर पुश, ये जो नया वाला आपने क्रिएट किया था इसको डालना है। इसका टैग आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, टैग इज लेटेस्ट, राइट, दिस इज द लेटेस्ट टैग। एंटर, आपका यहाँ पे ये पुश हो गया। रिफ्रेश किया, पब्लिश्ड अ फ्यू सेकेंड्स अगो। ओके, आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ और कॉन्सेप्ट्स अगर बाकी रह गए होंगे लाइक डॉकर स्वार्म एंड देन डॉकर कंपोज फाइल इन डिटेल, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर ले आऊँगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बट बेसिकली ओवरऑल डॉकर का कॉन्सेप्ट यही है, सारी चीज़ें इसी के इधर उधर घूमती है। तो आपको क्लियरली कोई नया प्रोजेक्ट भी है, कोई नया डॉकर फाइल आपको लिखना है तो ईजिली आप लिख सकते हो। अगर कोई इन डिटेल आपको
किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे इन डिटेल और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।